मैम ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, स्विंग ट्रेडिंग, क्रिप्टो, आपको जो करना आप करिए। एक सबसे कॉमन चीज़ होती है हर मार्केट में जिससे रिटेल अट्रैक्ट होता है, और वो होते हैं कि इंट्राडे में अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करनी है तो कौन सा टाइम फ्रेम उसे चूज करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे लोग ट्रेडिंग जो होती है उसमें बहुत सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं, बट सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक होता है ओके। पहले घुसना कैसे है वो सिखा दो भाई, क्योंकि सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब 100 रुपए की ऑप्शन होती है लोग तब नहीं घुसते, जब 250 हो जाती है तब घुसते हैं, और वहां से वो दोबारा 100 आ जाती है और वो बेचारे लॉस ले जाते हैं। तो मुझे तो बेसिस ऑफ एंट्री समझा दो कि बेसिस ऑफ ठीक है एंट्री और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। सर, मैं आपको एक बहुत रामबाण इलाज बताऊंगा। मुकुल जी, स्विंग ट्रेडिंग में आप कोई ऐसा पास्ट में स्टॉक दिखाइए जिसमें आपके सेटअप ने एक आपको अच्छा रिटर्न दिया हो, से 5-6 मंथ्स बैक। ओके, सो मैम अगर आप जैसे मैं आपके सामने पेटीएम का एक चार्ट देखता हूँ, ठीक अपना है। ऑब्जेक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पॉडकास्ट हमारा फोकस करता है ट्रेडिंग स्किल्स और अच्छे ट्रेडर्स को, ताकि आप लोग सीख सकें ट्रेडिंग की वो बारीकियां जहां से आप वंचित रह जाते हैं और लॉस को घर ले आते हैं। दोस्तों, तजुर्बा एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कि हम पैसे दे के नहीं खरीद सकते, वो तजुर्बा करने से ही तजुर्बा होता है। आज जो हमारे ट्रेडर भाई बीच में आए हैं, एक बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सेलिंग भी कर लेते हैं, ऑप्शन बाइंग भी कर लेते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर लेते हैं, और इंट्राडे में तो इनकी स्ट्रेटजी का जवाब ही नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानना चाहते हैं सर ऑप्शन बाइंग की कोई स्ट्रेटजी बता दो, बाइंग की कोई स्ट्रेटजी बता दो, तो आज इनसे समझेंगे बाइंग की ऐसी स्ट्रेटजी जिससे ये पैसा बना पाते हैं। और दोस्तों, इस पॉडकास्ट को आप बस ऐसा वैसा मत समझिएगा, ये बहुत खास है, मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, क्योंकि मैंने और इन्होंने ऑलमोस्ट साथ में अपना कैरियर शुरू किया था। मैं भी 2012 में आया था मार्केट में, और ये भी 2012-13 में ही आए मार्केट में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सबकी जर्नी ऊबड़ खाबड़ होती है। मेरी जर्नी से आप लोग वाकिफ हैं, इनकी जर्नी समझ लेते हैं कैसी रही, क्या रहा। और मेरे और इनमें फ़र्क एक है कि जितनी इनकी उम्र है उस उम्र में, जब ये आज जितनी इनकी उम्र है, मैं उससे भी ज़्यादा उम्र का था जब मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आया। तो मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा, और मैं आज चाहूँगा कि आप इनकी गलतियों से सीखें और इनकी स्ट्रैटेजीज़ को सीखें। स्क्रीन पे भी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, हाई प्रोबेबल इनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, और कहीं न कहीं हो सकता है आप लोगों ने इनका नाम भी सुना हो। इनका नाम है दोस्तों मुकुल चौधरी। ये निवास करते हैं दिल्ली में, और आज हमारी खास रिक्वेस्ट पे ट्रेडिंग वाले दिन बेचारे आए हैं हमारे और आपको सबको गाइड करने के लिए कि पैसा कैसे बनाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों आज का पॉडकास्ट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजीज की, तो पूरा देखिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक का बटन नहीं दबाया है तो घंटा दबा दीजिए लाइक का भी। चलते हैं, स्वागत करते हैं मुकुल अग्रवाल जी का। तो मुकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीप टॉक्स में। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मुकुल, दीपक ने तो इतनी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन दी है, और आज हम टोटली कंसंट्रेट करेंगे ऑप्शन बाइंग पर। ओके, ऑप्शन बाइंग में हम चाहते हैं हमारी ऑडियंस बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए, उन्हें ओके, ट्रेडिंग अच्छे से आ जाए, हाँ जी, लेकिन विद अ मिनिमम कैपिटल। ओके, ज़्यादा कैपिटल हम नहीं चाहते डिप्यूट करें। हाँ दोस्तों, जी, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर और देना चाहता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ, तो इसलिए अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल करिएगा। यदि आपको लगता है कि आप मुकुल जी की स्ट्रेटजीज पे काम कर सकते हैं और वो लाभदायक हो सकती हैं, तो अपने विवेक से करिएगा। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कहीं भी पैसा लगाया जाए। और यदि ऐसी कहीं मजबूरी फंसी जाए कि जो इन्होंने कहा वो आपको लगता है आप सीख ही गए हैं, तो दोस्तों फिर मेरा वही फॉर्मूला, पहले 3 महीने 1 लॉट, दूसरे 3 महीने 2 लॉट, और तीसरे 3 महीने 3 लॉट। यानी अगर आपने अपनी ज़िंदगी को ये 9 महीने दे दिए, जैसा कि ये प्रकृति का नियम है कि 9 महीने में तो एक बच्चा भी तैयार हो जाता है, तो आप लोग भी तैयार हो जाएंगे एक बड़ी ट्रेडिंग के लिए। तो चलते हैं मुकुल जी पे, और आज इनके समझते हैं सीक्रेट्स। और पूजा जी, आप अपनी दंदना तो आज इनके ऊपर सवालों की वर्षा कर दीजिए, ताकि हमारी ऑडियंस कुछ सीख पाए। मुकुल जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इंट्राडे में अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करनी है तो कौन सा टाइम फ्रेम उसे चूज करना चाहिए, क्योंकि लोग जनरली 1 मिनट पे 3 मिनट पर करते हैं। जैसे पर्सनली मैं करती हूँ तो मैं 15 मिनट्स लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी है। मेरा सेटअप आता है, मैं तभी करती हूँ। लेकिन आपके हिसाब से कौन सा टाइम फ्रेम अप्रोप्रिएट रहता है?
मैम इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है उसमें बहुत सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं, बट सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक होता है 5 मिनट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो 15 मिनट 5 मिनट में आप चूज़ कर लो। अगर आपको जैसा भी आपको वॉलिटिलिटी प्ले करनी है, कम करना है तो 15 मिनट आ जाओ, नहीं तो 5 मिनट। इससे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे नीचे अगर आपको जाना है तो एक्सपीरियंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। एवरीवन वांट्स टू ट्रेड 1 मिनट, बट उसमें बहुत वॉलिटिलिटी होती है और वो ट्रेड करना मुश्किल होता है। तो 5 मिनट इज़ अ गोल्डन टाइम फ्रेम, आप उसमें कर सकते हैं। अब मुकुल जी एक आप मुझे एक बात और बताओ कि एक ट्रेड मैंने लिया, वो ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल चल रहा है अच्छे से, तो वो ट्रेड मुझे कितनी देर तक होल्ड करना है ताकि उसमें से प्रॉफिट ना चला जाए? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में देखा है कि एक बार आपको एम टू एम जो दिख रहा होता है वो सडनली 10,000 दिख रहा होता है और वो माइनस में चला जाता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो वो ट्रेड को आपने कितना होल्ड करना है या आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? कितने पॉइंट्स एक गुड पॉइंट्स माने जाएंगे ऑप्शन बाइंग में? ओके मैम, देखिए ऑप्शन बाइंग ना एंट्री से ही ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। उसके अंदर बहुत सीधी सी गेम है। जब तक आपको फटाफट निकलना है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप इसमें 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठेंगे। मुकुल, मैं थोड़ा सा आप दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगा क्योंकि आपकी जो ख्याल के घोड़े हैं वो बहुत तेज दौड़ रहे हैं। पहले तो मुझे यही समझ नहीं आया मैडम की भी बात और आपकी कि घुसना कैसे है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ एंट्री। सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं, Okay. फिर कितने दिन रुकना है वो अलग की बात है। ओके पहले घुसना कैसे है वो सिखा दो भाई, क्योंकि सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब 100 रुपए की ऑप्शन होती है लोग तब नहीं घुसते, जब 250 हो जाती है तब घुसते हैं और वहां से वो दोबारा 100 आ जाती है और वो बेचारे लॉस ले लेते हैं। तो मुझे तो बेसिस ऑफ एंट्री समझा दो कि बेसिस ऑफ ठीक है। एंट्री और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपको एक बहुत रामबाण इलाज बताऊंगा। जी, मैम, आपको रामबाण भी- ही बताओ हाँ बिल्कुल। जी। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में चाहिए ही रामबाण। हाँ जी मैम। मैम ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, स्विंग ट्रेडिंग, क्रिप्टो, आपको जो करना आप करिए। एक सबसे कॉमन चीज़ होती है हर मार्केट में जिससे रिटेल अट्रैक्ट होता है, और वो होती है इंड्यूसमेंट। पैसे की इंड्यूसमेंट, अपॉर्चुनिटी की इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट में वो घुसता है। आप कभी भी नोट करिएगा, जब भी मार्केट गिर रही होती है लोग अपनी सिप बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा होता है मार्केट और गिर जाएगी। दैट्स टोटली रॉन्ग। उस टाइम तो लेने चाहिए सिर्फ क्योंकि सबसे ज्यादा। ऑब्वियसली राइट। एंड जब मार्केट बहुत ऊपर होती है तब सबके सब एंट्री पे एंट्री कर रहे होते हैं, सिप पे सिप बना रहे होते हैं। सेम इंट्राडे ट्रेडिंग में भी होता है। जब मार्केट डेड होती है या एक सेटअप बना रही होती है या फिर फटने वाली होती है, तब लोग एंट्रीज नहीं बनाते हैं। जब वो फट चुकी होती है, ऊपर जा चुकी होती है, टॉप पे बाइंग होती है, इंड्यूसमेंट बाइंग होती है। ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको अगर एंट्रीज बनानी है, आपको अपनी टाइमिंग बहुत बेटर बनानी पड़ेगी। आप रैंडम ट्रेडिंग नहीं कर सकते ऑप्शन बाइंग के अंदर, बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। और एक बहुत सिंपल चीज़ जो मैंने सीखी है ट्रेडिंग के अंदर, वो ये है कि अगर आपको काम करना है, नियर द मूविंग एवरेजेस काम करिए, क्योंकि उनका नाम ही एवरेज है। अगर प्राइस एवरेज से दूर है तो उसका मतलब आप इंड्यूसमेंट के शिकार बन चुके हैं। और मूविंग एवरेजेस जो होती हैं वो फादर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स होती हैं। सब आप कोई भी पुरानी किताबें पढ़ लो, हर जगह मूविंग एवरेज सबसे कॉमन है। You want to say simple moving average or मैम exponential? एक्सपोनेंशियल फॉर डे ट्रेडिंग, बिकॉज एक्सपोनेंशियल पास के प्राइसेस को पहले पकड़ती है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो ऐसे में यूज़ कर लीजिए। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक्सपोनेंशियल यूज़ कर लीजिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा फेवर करेंगी। तो हमें ईएमए ही ईएमए आप समझ यूज़ आएगी। करिए, सिंपल ईएमए यूज़ करिए। अगर प्राइस उससे दूर है आप एंट्री मत लीजिए, बस एक बेसिक रूल है ये ऑप्शन बाइंग का। And उसके पास ही which EMA you suggest? आप मैम छोटी दो कोई भी ईएमए पकड़ लीजिए, 1020, 815, 921, जो आपका मन करे। दो ईएमए जिसमें इक्वल डिफरेंस हो, मतलब डबल का डिफरेंस हो। 1020 डबल हो गया, 918 डबल हो गया, 921 डबल हो गया, कोई भी आप पकड़ सकते हैं। टोटली आपको कोई गोल्डन रूल नहीं है कि एग्जैक्टली 10 और 20 पकड़ना है। मैं 10 एंड 20 यूज़ करता हूँ पूरे टाइम, तो ये चीज़ है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर प्राइस 10 एंड 20 से दूर है, 5 मिनट पे इंड्यूसमेंट आ चुकी है, आप दूर रहिए, ट्रेडिंग मत करिए जब तक प्राइस वापस नहीं आती है, जब तक ट्रेड नहीं करेंगे। एंड आपका जो एक सवाल था कि एंट्री बेटर कैसे बनानी है, सर वो है आपको चेजिंग नहीं करनी। रूल नंबर 1, आपको पुल बैक काम करना है। पुल बैक इज़ द फादर ऑफ ट्रेडिंग, अगर आप ढंग से काम करना चाहते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे ना, तो पुल बैक पे ट्रेड करिए, आप रिवॉर्ड्स भी आपके अच्छे होंगे और रिस्क छोटा होगा। पुल बैक पे मान लो कोई ऑप्शन में हाँ जी। लोगों को ईज करने के लिए ओके 250 चल रहा था, वो 400 आ गया, अच्छा, ऊपर भाग गया। ऊपर आ गया। ठीक है। कॉल की बात कर रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी। बाजार ऊपर जा रहा है, 400 आ गया। हाँ जी। अब आप 400 वाले को 350 पे लेंगे, 300 पे लेंगे, या जब वो ईएमए की लाइन या उसको क्रॉस कर रहा होगा, उसके नजदीक होगा तब लेंगे? ठीक है। अब मैं एक चीज़ इसमें समझाता हूँ सर आपको। जनरली होता है कि हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आपके जो सवाल में ना, मार्केट मॉर्निंग में मूव करिए, कोई भी न्यूज़ आई, जो भी कुछ हुआ, मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया। अब मेरे को रिट्रेसमेंट चाहिए। अब रिट्रेसमेंट के दो तरीके होते हैं, या तो मैं फिबोनाची लगाऊंगा ऊपर टॉप और बॉटम पे 50%। कोई भी स्टॉक अगर 50% के ऊपर रिट्रेसमेंट रहता है तो वो इसको हेल्दी माना जाता है। ओके, एंड हम लोग वो चेजिंग भी नहीं कर रहे हैं। और वहीं पर अगर कोई मूविंग एवरेजेस भी आ रही हैं, जो मैंने 10-20 आपको बताया, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है।
दोस्तों रिट्रेसमेंट, पुल बैक, सबका मतलब एक ही है। 100 वाली चीज़ बढ़ के 250 या 500 हो गई। 500 से जब वो 350 आती है, तो ये 500 से 350 जो ये 150 पॉइंट नीचे गिरा है बाजार, इसको कुछ लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, कुछ पुल बैक बोलते हैं, और कुछ इसको बोलते हैं कि बाजार में मंदी आ गई, जबकि वो छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग भी इसी को बोलते हैं कि जिसने 500, जो 100 से 500 तक बैठा, उसने जब अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी तो वो 350 आ गया। अब यहाँ से जब नई लोग बाइंग करेंगे तो नया टॉप या नया हाई बनेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है मुकुल, के हम 350 पे घुसे और वो 250 ही आ जाए, तो उस केस में व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस, या कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रिट्रेसमेंट नहीं है, ये मतलब रिवर्सल है। ठीक है सर, देखिए सर, मैं एक सिंपल ट्रिक ये होती है कि अगर कोई रिट्रेसमेंट आई है तो मेरे को ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर क्या होता है, आप दो ट्रिगर्स रट लीजिए। एक होता है बुलिश एनगल्फिंग, अगर हम बुलिश की बात कर रहे हैं, और ऑप्शन बाइंग में हम बुलिश की बात कर रहे हैं, तो हम पुट लें या कॉल लें, उसमें बुलिश एनगल्फिंग ही देखेंगे हम लोग। तो एक तो बुलिश एनगल्फिंग हो गया और एक हो गया मॉर्निंग स्टार। इन दो को आप रट लीजिए, जब भी ये दो बनेंगे आप तभी ट्रेड लेंगे। इसका मतलब ये है, ये हम स्पॉट में देखेंगे या ऑप्शन के सर मैं चार्ट में स्पॉट में देखेंगे? देखता हूँ, मैं ऑप्शंस में नहीं देखता हूँ। मेरा काम है स्पॉट पे देखना, क्योंकि मैं मेरी ट्रेडिंग सारी स्पॉट की है। मैं पहले फ्यूचर्स ट्रेडर था, 2021 के बाद आई शिफ्टेड टू ऑप्शंस बिकॉज मार्जिन रिड्यूस हुए थे, तो थोड़ा ROI इंक्रीज करने के लिए मैंने ये सब चीज़ें की थी। ओके, तो अभी आई मेक श्योर कि मैं स्पॉट पे ही देखूँ, तो ये काम होता है मेरा। अब अगर आप 100 रुपये से ट्रेड करते हैं, मैं ये नहीं पूछूंगा, अगर आप कंफर्टेबल हैं आप बता सकते हैं कितनी आपकी कैपिटल है। अगर आप नहीं बताना चाहते तो मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ आप 100 रुपये से ट्रेड करते हैं, तो 100 रुपये में से कितना पैसा आप ऑप्शन बाइंग में लगाते हैं? क्या 100% पैसा आप ऑप्शन बाइंग में लगाते हैं? नहीं सर, 5 से 10% ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है। इससे ज़्यादा रिस्क आप नहीं लेते? सर ऑप्शन बाइंग स्केलेबल नहीं है। तो बाकी 90 रुपये कहाँ लगाते हैं? सर स्टॉक्स में या तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या कुछ इन्वेस्टिंग करनी है, या फिर ऑप्शन सेलिंग। दैट्स इट। ऑप्शन सेलिंग भी इंडेक्स वाली। स्टॉक्स की अगर कभी करनी होती है तो रिजल्ट सीजन में कभी कर लिया, आईवी क्रश हो रहा है, कुछ हो रहा है, उस पर कर लिया, बट मेजरली इंडेक्स में। तो मेजर जो मनी फ्लो हो रहा होता है वो इंडेक्स में हो रहा होता है। वो भी सिंपल स्ट्रैटेजीज, कोई जेड लिजर्ड ये सब नहीं, सिंपल आपका स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, उसके एडजस्टमेंट्स विंग्स के साथ, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल की कोई एडजस्टमेंट आप बता पाएंगे? सर मेरी एडजस्टमेंट जनरली जो होती हैं बहुत सिंपल होती हैं। मैं कुछ इतना करता नहीं, मैं लैडर्स फॉलो करता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस ऊपर जा रही है, मैंने पुट भी शॉर्ट की हुई है, मैंने कॉल भी शॉर्ट की हुई है, तो मुझे पता है प्राइस ऊपर जा रही है, तो मेरे को कॉल में नुकसान होना चालू हो गया है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ऊपर की कॉल देखूंगा कि अगर वो कॉल की प्राइस मेरी पुट को मैच कर रही है तो मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा। या अगर मुझे ऐसा लगेगा कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है, मुझे पुट हटानी चाहिए और पुट को ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, मैं यही चीज़ें करता रहता हूँ पूरे टाइम। बट आई मेक श्योर कि ज़्यादा ओवर एडजस्टमेंट्स ना करूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट की भी कॉस्ट होती है और मेरा प्रॉफिट कहीं ना कहीं उसमें कम होगा। तो आई मेक श्योर कि एडजस्टमेंट तभी करूँ जब मुझे सम सॉर्ट ऑफ फायर फाइटिंग करनी पड़े, नहीं तो आई अवॉइड, मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि जनरली ऐसा नहीं देखा गया है कि अगर हमने स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बेचा है मान लो, और बैंक निफ्टी 50,000 पे खड़ी है, हमने हाँ जी 50,500 की कॉल बेची है और 49,500 की पुट बेची, यानी जी सर। 500 पॉइंट आगे पीछे की बेची, हम्म, और 200 300 पॉइंट का हम वो कर लेते हैं। हम्म, हम्म, अब अगर बाजार एक बार ऊपर भागना शुरू हुआ हम्म, तो 50,500 भी आ जाता है, कई दफा वो 51 भी आ जाता है, 51,500 भी आ जाता है, तो कॉल में जो आपने बेची है उसमें तो 1,500 पॉइंट का लॉस भी आ जाता है। हम्म, बट ऑफ कोर्स बिकॉज आपने हेज कर रखा है तो लॉस आपका लिमिटेड है 200-300 पॉइंट। हाँ जी बट हाउ यू विल रिकवर दोस 300 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स? सर। आगे का फिर ऊपर नया स्टाइल बनाऊंगा मैं, इसको क्या करेंगे? इसको हटाते जाएंगे, मतलब लॉस बेसिकली बुक कर लेंगे? लॉस बुक कर लेंगे। क्योंकि इसमें हम लोग अगर फायर फाइटिंग करेंगे ना सर, उसकी भी कॉस्ट होती है। फायर फाइटिंग ऑलवेज हैज अ कॉस्ट। तो दोस्तों इनका मतलब है, इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रोलिंग स्ट्रैडल्स। रोलिंग स्ट्रैडल का मतलब होता है, या स्ट्रैंगल, सॉरी हम बात कर रहे हैं, जैसे 50,000 पे बाजार खड़ा है तो 50,500 की इन्होंने कॉल बेची, 49,500 की पुट बेची, इसके 200 पॉइंट आगे विंग्स ले लिया, प्रोटेक्शन ले लिया, जो भी आप उसको बोले, हेज कर लिया। अब अगर बाजार एक तरफ को ब्रीच कर रहा है तो ये दोनों साइड को काट के लॉस बुक कर लेंगे, और जहां पे बाजार खड़ा है वहां से 500 पॉइंट आगे और 500 पॉइंट पीछे का फिर से एक स्ट्रैंगल खोल देंगे। इसको रोलिंग स्ट्रैंगल बोलते हैं। और दोस्तों ये बहुत आसान होता है, इसको आप लोग चाहें तो आप लोग इसको ऑटोमेट करके किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं, वो पूरा दिन बैठे बैठे रोलिंग करता रहेगा। 200 पॉइंट ऊपर गया तो ये बंद होकर नया 200 पॉइंट खुल जाएगा, क्योंकि कहीं से भी डिके आएगा तो इनको डिके मिल ही जाने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें प्रॉफिट हो, इसमें भी नुकसान होता है। फिर मैं आपसे कहूँगा, कोई भी स्ट्रेटेजी दोस्तों प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती, लॉस कितना होगा इसकी गारंटी सारी स्ट्रेटेजीज देती है, कि इसमें आपका
200 पॉइंट लॉस है, इसमें 300 है, इसमें 500 है, इसमें 1000 है। हम लोग लॉस फिक्स करते हैं, प्रॉफिट किसी भी स्ट्रेटजी में फिक्स नहीं कर सकते। एम आई राइट मुकुल बिल्कुल और सर, नहीं? बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप रोलिंग स्ट्रैंगल्स करते हैं, और रोलिंग स्ट्रैंगल्स करते हैं अपना इसमें निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, किस में सर करते हैं आप? निफ्टी में मेजरली होता है मेरा। निफ्टी में मेजरली, क्योंकि हाँ वीकली जी, ऑप्शंस अब हाँ उसमें जी, है। हाँ जी, तो और अभी आपको क्या लग रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है व्हाइट पेपर कंसल्टेशन भी हो रहा है सेबी की तरफ से कि अब दोबारा से ये निफ्टी की भी ऑप्शंस बंद होने जा रही हैं, तो फिर कोई आपके पास ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आप उस वक्त करेंगे? सर देखिए, मैं ये मानता हूँ कि एक ट्रेडर ना इज जस्ट वन कंसल्टेशन पेपर अवे कि उसका गेम ओवर हो जाएगा। बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स जो बैंकिक्स में काम करते थे, पूरे टाइम वो बंद हो गई, उनका धंधा बंद हो गया, उन्होंने कुछ नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव बनाया नहीं। तो अगर मंथली, अब जैसे मैं बैंक निफ्टी मंथली में ऑप्शन बाइंग कर लेता हूँ। सर बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, मेरे आंसू ही नहीं निकल रहे हैं दोस्तों। तो वो चीज़ है सर। तो अब बेसिकली क्या है कि सर अगर मार्केट में ऑप्शन ही नहीं है, मार्केट मेकर ने ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली बात है देन मंथली पे शिफ्ट होंगे। कॉस्ट ज़्यादा होगी, जो भी है वट एवर इट इज़। तो आप जैसे पहले करते थे 2016 से पहले सर नहीं होती थी, मंथली होता था। होता था। तो तब जितना छोटा मोटा मैंने ऑप्शन सेलिंग की थी मंथली पे ही करता था मैं। मेजरली तो मैं फ्यूचर्स ट्रेडर था, तो बट जो भी छोटा मोटा मैंने किया है, मैंने उस पर किया है, मंथली पे किया है। तो वीकली जब आया तो एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई, फिर बाद में और एक्सपायरीज आ गई। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। बट मेजरली आप अगर आप लेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बैंक निफ्टी जिंदाबाद, अभी भी तो कर ही रहे हैं। और ऑप्शन सेलिंग अगर मंथली हो जाती है तो वो रिटर्न बेटर देती है मेरे हिसाब से तो। हाँ जी, आपको मैम देखिए फास्ट जो रिटर्न्स जो होता है, अगर आप यूएस में कभी देखेंगे ना, यूएस में लोग 3-3 महीने के आगे के ऑप्शंस बेचते हैं, 6-6 महीने आगे के टेस्ला के ऑप्शंस बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और में लिक्विडिटी है। वो ये आपके 1-1 2-2 दिन वाली गेम नहीं प्ले कर रहे हैं। हमें यहाँ पर फटाफट पैसे चाहिए। क्योंकि मेरे को ध्यान है पहले हम लोग जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तब लोग बहुत दूर दूर के ऑप्शंस बेच के बैठ जाते थे ताकि दिखे अच्छे से वो कंज्यूम कर सके। मुझे ध्यान है जब मैंने पहली बार 2012 में ऑप्शंस करी थी, और तब तो निफ्टी ही होती थी। बैंक निफ्टी की ऑप्शंस इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थी, लिक्विड भी नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था ज़्यादा। तो निफ्टी की ऑप्शंस में क्या होता था कि आपने, और वो मंथली ही होती थी, हाँ जी, हाँ जी, पहले मंथली तो होता उस वक्त मान लो, मेरे को जहाँ तक ध्यान है शायद 6000 कुछ निफ्टी चल रही थी, था। हाँ या जी, हाँ जी। 55-5600 चल रही थी। सर 2013 में चल रही थी ऐसी 6500 समथिंग। 5600 के आसपास चल रही थी, हाँ मुझे हाँ ध्यान है खूब अच्छे से। हाँ। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे अगर सेलिंग में बैठना है, तो तब स्ट्रैडल स्ट्रैंगल का तो लोगों को कंसेप्ट ही नहीं पता था। भैया कॉल भी बेच लो, पुट भी बेच लो, 10-20 पॉइंट मिल सही गए, बात, इतना सही बात, मौज सही ले लो। उस वक्त सेलर पता ही नहीं था सेलिंग होती क्या है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो कंसेप्ट ही 2015-16 के बाद आया बाद कि आया। ऑप्शन सेलिंग में मुनाफा है। हाँ जी। नहीं तो पहले तो लोग सिर्फ खरीदा करते थे। और मैं आपको बताऊं, खरीदना हर ब्रोकर की तरफ से अलाउड होता था, सेलिंग के लिए आपको वो अपनी वो देनी पड़ती थी, क्या नाम है, 3 साल की हाँ जी, या हाँ जी, बैंक हाँ जी। स्टेटमेंट या कुछ 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 पता नहीं हाँ क्या जी, क्या हाँ जी, हाँ लगता जी, था। हाँ जी। तो सेलिंग वाज नॉट इवन ओपन फॉर एवरीवन। चलिए, तो मुकुल जी, इंट्राडे में आपने बताया कि आप जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10-20 का क्रॉसओवर लगा के बाइंग करते हैं, हाँ और जी। इसमें जो है आप बहुत अच्छे से मुनाफा बना पाते हैं। सर 10-20 का क्रॉसओवर प्लस पुल बैक। प्लस पुल बैक, हाँ जब जी, वो बाजार ऊपर से जाके नीचे आता है। हाँ जी। और अगर मान लीजिए, हाँ, मेरा सवाल ये था कि वो नीचे आया और नीचे जाता ही चला गया, तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या लॉस रहता है मतलब आपका? आप कह रहे हैं कि जहाँ से मेरे आपने एक्सपेक्ट किया था कि पुल बैक होगा वहाँ पुल बैक ना होके वो मार्केट नहीं बढ़ नहीं जाए। नहीं, मेरा कहना ये है कि 100 रुपए की ऑप्शन बढ़ते बढ़ते 500 आ गई, तो वो हम्म, अपने आप बट नेचुरल है कि जब आपका स्पॉट का चार्ट 10-20 से काफी दूर चला जाएगा तो ही वो 500 आएगी। ऑब्वियसली। अब वो आप वेट कर रहे हैं कि 350 पे आए तो मैं इसको बाय करूं, अब वो 350 पे आपने बाय भी कर लिया, पता लगा वो 300 और 250 आ गई, तो हम कहाँ निकलने सर वाले हैं? मेरा जो ऑप्शन का जो तरीका होता है ना, मैं स्टॉप लॉसेस हार्डली लेता हूँ 12-13 पॉइंट के। अच्छा। मैं इतना लंबा बैठता ही नहीं हूँ। तो मेरा बहुत क्लियर होता है, मुझे पता है वो 12-13 पॉइंट मिल जाते हैं, क्योंकि अभी इस समय विक्स चल रहा है 10-11 के आसपास। जब तक ये 13-14 रहेगा ना, मेरे को ये 10 से लेके 15 पॉइंट के बीच में स्टॉप लॉसेस मिलते रहेंगे। अच्छा। उसके ऊपर मेरे स्टॉप लॉसेस 20 पॉइंट के करीब हो जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, मैं क्वांटिटी कम कर लूँगा। और खाते कितना हो? सर मेरा सबसे पहला काम होता है 1:1। 1:1 पे मैं जितना लॉस लेने आया था, मैं उसको कॉस्ट पे ले आता हूँ या फिर उसको आधा कर देता हूँ। मैं पहले रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि अगर प्राइस और ऊपर जा सकती है, अभी बुक कर दूंगा तो फोमो हो जाएगा। और अगर मैंने 100 रुपये की चीज़ ली, वो 120 चली गई या 110 चली गई, मैंने निकाल दिया 10 पॉइंट लेके, 1800 क्वांटिटी में 18,000 रुपये बन गए, मैं निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, वो एकदम से 130-140 चले गया, मेरे को फोमो होगा, फिर मैं टॉप पे खरीद लूँगा। तो जो इंड्यूसमेंट की मैं बातें कर रहा हूँ, उसका मैं ही शिकार बन जाऊँगा। आप समझ रहे हैं? तो मेरा पहला काम होता है कि अगर मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा, तो सबसे पहले रिस्क को छोटा करना है। तो 10 रुपये 12 रुपये रिस्क है, उसको 6 रुपये पे ले आओ,
या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ, टोटली अप टू यू। तो उसके बाद 1:1, 1:2, 1:3 जैसा चलेगा वैसे। कोशिश होती है 1:2 पे निकल जाऊँ, 1 घंटा 1.5 घंटा होल्ड करने की कोशिश होती है। उससे ऊपर मुझे लगता है कि ऑप्शन ना फिर पॉइंट नहीं है होल्ड करने का। ऑप्शन बाइंग में 1 डेढ़ घंटे में आप निकल जाओ, बेस्ट। तो आप स्टॉक्स में करते हैं या इंडेक्स इंडेक्स में करते हैं? इंडेक्स ये तो हो गई इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी। और कौन सी स्ट्रेटजी है मुकुल जी आप करते हैं? एक आपने बताया कि आप स्ट्रैडल बेचते हैं, तो हाँ जी। उसके लिए कोई टाइम होता है, कोई सिस्टम होता है, ईएमए होता है, या कोई जोड़े का भाव होता है, या कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट वो होता है जिस पे कि नाउ यस नाउ दिस इज द राइट टाइम टू सेल अ स्ट्रैडल स्ट्रैंगल? या कुछ लोग पंडित से टाइम पूछते हैं कि 10:20 या 9:20 या 12:15, कुछ कुछ मैंने बहुत लोगों की स्ट्रैटेजी ली है सर, मैं तो 11:03 पे करता हूँ। तो मुझे नहीं पता ये कौन पंडित बताता है, लेकिन आपके पास भी ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर है तो हमें अवगत कराएं। और क्या देख के आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल या विंग्स के साथ जो है वो बेचते हैं? सर देखिए, सबसे पहला स्टेप मेरा होता है कि मुझे हायर प्राइसेस चाहिए अगर मुझे स्ट्रैडल बेचना है तो। ठीक है, अगर मार्केट टूटी हुई है एक तरफ, तो अगर मैं उसमें करूँगा या मार्केट भागी हुई है, तो मेरा कभी भी ना स्ट्रैडल मेरे को अच्छा मिलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं मिलने वाला। तो मेरा काम बड़ा क्लियर होता है, या तो मैं स्ट्रैडल चार्ट लगाऊंगा। ठीक है, मैंने कोई भी स्ट्रैडल लिया है, स्ट्रैंगल लिया, जो भी मैंने चार्ट लगाया, वीवैप लगा देता हूँ उस पर। जैसे ही वीवैप के ऊपर जाता है और ये वापस टूटता है, तो मैं वहाँ पर एंट्री पकड़ लेता हूँ। मुझे सबसे बेस्ट एंट्री वो लगती है, अब वो कितने बजे भी हो। तो जोड़ा जो आप बेचते हो किसी एल्गो के माध्यम से बेचते नहीं हैं या नहीं, मैनुअल बेचते अभी मैनुअल है। मैंने एल्गो भी ट्राई करा है, थोड़ा सा मेरा उसमें सक्सेस रेट आगे पीछे है। तो एक बार थोड़ा उस पर काम कर रहा हूँ मैं, एक बार वो ठीक हो जाएगा तो फिर कोशिश है एल्गो करूँगा। हैं? तो ये चीज़ है। और कितनी क्वांटिटी करते हो? अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी कर रहे हो तो एक बार में कितनी हमें परमिटेड है, और आप कितनी करते हो? अगर आपको परमिटेड से ज़्यादा करनी है तो फिर उसका ट्रेड कैसे लगाते हो? सर 1800 तो अपनी फ्रीज क्वांटिटी होती है, जी। राइट? तो मैं आजकल तो 5400 के पास कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये 18 के हम ट्रेड कैसे लेते हैं? सर अपनी साथ चलती है ना, मतलब बेसिकली अगर आप लगा लो कि मैं फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रैडल खोल रहा हूँ या स्ट्रैंगल खोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो मान लो अगर मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस में मैंने एक पुट बेच दी, कॉल बेच दी, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले 1800 का ऑप्शन दोनों तरफ बेचा जाता है। ठीक है ना, 1800 का जो 1800 क्वांटिटी उठा ली या 900 उठा ली, जो भी आप कंफर्टेबल हो एज पर द टाइम लिमिट, तो आपने वो उठाया, आपने दोनों बेच दिया। अब वो अगर मेरे को दिख रहा है स्ट्रैडल चार्ट बहुत बढ़िया कर रहा है, ऊपर मार्केट गई थी, मतलब बेसिकली वीवैप के ऊपर गई थी और वापस नीचे आ गई, मुझे बस ये जानना होता है कि जो स्पाइक आई है ना, वो तुक्के वाला स्पाइक है या वो एक्चुअल में स्पाइक था। आप फिर मेरा सवाल नहीं समझ रहे। हाँ जी। व्हाट इज द मतलब प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन? मतलब आप पहले बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, या बास्केट ऑर्डर डालते हैं, या किस तरीके से वो ऑर्डर पंच कैसे होता सर है? आजकल तो पंच बहुत डायरेक्टली हो जाता है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे 1800 क्वांटिटी आपने डाली, आप धन ले लो या जो भी प्लेटफॉर्म ले लो, आजकल तो डायरेक्टली हो जाता है। और 1800 क्वांटिटी पे तो कोई फ्रीज का नाटक ही नहीं है। नहीं नहीं, आप एक साथ कह रहे हैं कि एक 5400। साथ कैसे करते हो? मतलब जैसे नहीं 54 नहीं, हम 1800 की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। पहले हम ये बाय करते हैं या पहले सेल करते हैं, या चारों ऑर्डर एक साथ डालते हो, या बास्केट एग्जीक्यूशन होता है? वो एग्जीक्यूशन कैसे होता है अच्छा आपका? सर, बास्केट में पहले करता था, हम्म, क्योंकि अभी विक्स बहुत कम है तो एकदम से इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं है, तो मैं एक एक करके भी कर लेता हूँ, तो डजंट मतलब मैटर। चारों लेग आप अलग अलग डाल लेते हो? हाँ, मैं एक साथ नहीं डालता हूँ, रीज़न बीइंग कि मुझे ना एक बार चेक करना होता है कि मेरी पहली क्वांटिटी मेरे फेवर में चल रही नहीं चल रही। तो 1800 मैंने दोनों तरफ बेची, 1800। उसके बाद मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, मेरे फेवर में जाने लग जाता है तो मैं पिरामिडिंग करता हूँ, फिर ऐड और करता हूँ मैं। पहले सेल करते हैं या पहले बाय करते हैं? सर मैं ये नेकेड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप नेकेड करते हाँ, हैं, मैं नेकेड ओके करता हूँ कि मैं इंट्राडे हूँ सर, तो मुझे ओके। इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा स्टॉप लॉस ही 12-14 पॉइंट का होता है। जोड़े में? हाँ, जोड़े के अंदर, कि अच्छा, जहाँ पर भी एक साइड पे मेरा 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, मैं निकल जाता हूँ। एक साइड में जोड़े में नहीं 12 नहीं 13? नहीं सर, एक साइड पे 12-13 पॉइंट का अगर मेरा ठीक नुकसान है। हुआ तो मैं निकल जाता हूँ, और दूसरे साइड को फिर कैरी करते कैरी रहते करता हूँ। और मैं उसमें अगर मुझे लगता है मैं हेज बना लेता हूँ, या फिर उसमें मैं पिरामिडिंग करता हूँ। जैसे मैंने आपको 10-20 का बताया, मैं उसमें सेलिंग कर रहा हूँ, बस ये फ़र्क है और कुछ नहीं। तो स्ट्रैटेजी एक ही है, उस पर बस मैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल मैंने एक एडिशन डाल दिया। मुकुल, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, आपने कहा मेजरली आप इंडेक्स में करते हैं, लेकिन अगर अभी कभी आप स्टॉक्स में ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो आप स्टॉक्स को कैसे चूज़ करते हैं? ओके मैम, देखिए ऑप्शन बाइंग अगर हम लोग कर रहे हैं ना, स्टॉक्स 200-250 हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, तो हम सब में तो नहीं कर पाएंगे, और मैक्सिमम अगर हम ये स्कैनिंग पे जाएंगे ना तो हम लॉस करेंगे। तो बेस्ट है आप 10 स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, मारुति, HDFC बैंक, रिलायंस, ऐसे करके पिरामिड एंटरप्राइजेज, ऐसे लिस्ट बनाइए, इन्हीं में ट्रेड करिए। बजाज फाइनेंस में लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बट मैम वो बेस्ट स्टॉक है अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उससे बेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं कोई। वो हमेशा आपको पैसा बना के देगा जब भी उसमें मूव्स आते हैं। तो मतलब उसमें भी मेरा आप यही ईएमआई ही कंसीडर सेम करते मैम, हैं? एक स्ट्रैटेजी हर जगह पर,
मैंने 10 स्ट्रैटेजी यूज़ ही नहीं करनी है। 2 मैं प्राइस एक्शन में क्या करता हूँ, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इनको थोड़ा महत्व देता हूँ। तो उनको अगर मैं इसके साथ ऐड कर लूँ तो एक और मेरे को एज मिल जाती है, बस और कुछ नहीं है। तो वो आप एडिशनली ऐड कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसे 10 स्टॉक्स आप बना लीजिए, इन्हीं में काम करिए। कोई स्कैनिंग की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप कंसिस्टेंट काम करेंगे। क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को ऐसे को जानता हूँ जो मात्र 5 स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं और किसी में ट्रेड ही नहीं करते। वो एक पर्टिकुलर उनको वो पैटर्न भी समझ आने लग जाता हाँ है जी, फिर। हाँ जी। वो लोग चार्ट्स भी ढंग से नहीं पढ़ते हैं, वो बस थोड़ी देर में बोलता है अभी इसमें इतना गिरावट आएगा तब मैं उठाऊँगा, तब इसको प्लस कर दूँगा, फिर इसको माइनस कर दूँगा। पुराने बंदे ना तो प्लस माइनस की बातें करते हैं वो। हम्म। तो वो पूरे टाइम यही करते रहते हैं, बस 5 स्टॉक्स, नो निफ्टी, नो बैंक निफ्टी, नथिंग, ओनली स्टॉक्स, और वो ओह, भी ऑप्शंस नहीं मैम, इक्विटी, इक्विटी, इंट्राडे इक्विटी, इंट्राडे इक्विटी। इक्विटी। इंट्राडे इक्विटी में पैसा बनता है? बिल्कुल मैम, एक्चुअली जो अगर आपको पैसे बनाने हैं आप इंट्राडे इक्विटी में बनाइए। ऑप्शंस में जो लोग डायरेक्टली जाते हैं वो लॉसेस करते हैं। लेकिन इंट्राडे इक्विटी में तो पैसा ज़्यादा नहीं लगता। मैम 5x मार्जिन तो फिर भी मिल ही रहा है अपने को। 1000 रुपये की चीज़ तो 200 की हम फिर भी ले सकते हैं। एक टाइम पे था 20x या 10x के करीब मार्जिन था, मुझे याद है अराउंड 2020 से पहले मार्जिन होता था ये, तब तो बहुत ही औसम होता था। बट अभी जो है नॉट बैड। अभी कितना है मार्जिन उसमें? अभी मैम 5x है, इंट्राडे इक्विटी इंट्राडे में। में 5x है। तो इंट्राडे इक्विटी आप सजेस्ट करते हैं कि हाँ जो जी ऑप्शंस नहीं करना चाहता मैम, ये जो ऑप्शन करना भी चाहता है उसको भी पहले इंट्राडे इक्विटी करना चाहिए। बात वो होती है कि आपने 5th क्लास की नहीं, आप 12th क्लास पहले करना चाहते हो, तो आप पहले 5th क्लास में पास तो करके दिखाओ, तो आप इक्विटी में पहले पैसे कमाओ। क्योंकि आपके मैम एक्सपेक्टेशंस जो होगी ना वो टोन डाउन हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, आप बजाज फाइनेंस का ऑप्शन ले रहे हो, लेट्स से वो आपका 20,000 रुपये का ऑप्शन है, आप 20-25,000 रुपये का वो ले लो, इक्विटी ले लो आप। इक्विटी ले लो। हाँ, उसमें पैसा कमा के दिखाओ। वो एक तरह से आपने पेपर ट्रेडिंग ना करके आप प्रैक्टिस के लिए भी आप हाँ यूज जी कर मैम, सकते हैं पेपर इसको। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या है कि बंदा जब तक रिस्क लेगा नहीं ना, जब तक स्किन इन द गेम नहीं आएगा ना, वो कुछ नहीं सीख सकता। बिल्कुल सही बात प्रॉब्लम है। ये है, दैट इज़ अ मेन इशू। जब तक आपका पैसा नहीं लगेगा ना, आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हो। पेपर ट्रेडिंग तो मैम मैं हमेशा अवॉइड ही बोलता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता। वो तो बस आप दूर से देख रहे हो और आप बस बोल रहे हो कि वीरेंद्र सहवाग बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, उसको ऐसा शॉट खेलना चाहिए। आप जाके खेलो 80,000 लोगों के सामने, तो आपको प्रेशर मिलेगा। एक्चुअली तो होता क्या है, जब आप पेपर ट्रेड करते हैं तो आपका लॉस हो गया तो इमोशंस तो है ही है नहीं, हाँ ही जी, नहीं। क्योंकि वो है। आपका पैसा नहीं लगा हुआ। और आप सोचते हैं चल यार ये आज वाला लॉस हो गया, इसको हटा दे, कल नया ट्रेड ले लेंगे, हाँ बड़ी जी, क्वांटिटी से ले लेंगे, फिर हाँ बड़ा जी, लॉस हो जाता है आपके, तो ये कौन सा मेरा पैसा लगा, हाँ तो जी, उसमें हाँ जी। इमोशंस नहीं आते तो आप यस, उस यस, लॉस यस। को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो चीज़ है। चलिए, तो मेरे ख्याल से मुकुल जी बहुत हुई बातें, अब एक काम करें कि थोड़ा सा स्क्रीन पे चलें और हाँ आपकी जी, स्ट्रेटेजी को समझ लें और डन, डन। देखें आप कैसे करते हैं। ठीक, तो ठीक, आप ठीक। मुझे ये बताइए आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं हमें ओके, स्क्रीन पे, जो कि मतलब मेरी ऑडियंस का जो वो है क्या नाम है, रुझान बना रहे और वो ओके, लोग बिल्कुल आतुर रहें कि आपसे क्या सीखने वाले हैं। ओके, ओके। सो सबसे पहले तो मैं ऑप्शन बाइंग शेयर करूँगा उनको। ऑप्शन बाइंग दोस्तों, सबका प्रिय टॉपिक ऑप्शन बाइंग हाँ जी, आने वाला है, हाँ जी, स्क्रीन पे हम चलने वाले हैं, हाँ जी। देखिए बने रहिए। और फिर मेरा कहना यही है कि यदि अभी तक आपने डीप टॉक्स या दीपक वाधव ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करते रहिए, क्योंकि दोस्तों मैं एक बड़ी सीरीज आ रही है जो सिर्फ अब ट्रेडर्स की होगी, कम से कम 50 ट्रेडर आने वाले हैं, तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत लर्निंग मिलने वाली है। और कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब तक हमारा रुझान सिर्फ ऑप्शन सेलिंग पे था, लेकिन अब हमने सोचा है क्यों ना सबके लिए कुछ ना कुछ लाया जाए, एक प्लेटर ऑफ बुफे होना चाहिए सबके लिए। बाकी फिर वही आपका अपना विवेक, आप क्या करते हैं, क्योंकि पैसा आपका है दोस्तों, अल्टीमेटली डिसीजन भी आपका ही है। तो जी। एक तो आप ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी हो गई, दूसरी इसी सेम में अगर हम लोग टाइम फ्रेम बढ़ा देंगे तो हम इसको एक स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और मैं वो ऑप्शन बाइंग में या नहीं, नहीं, नहीं सर, स्टॉक्स में ऑप्शन बाइंग में सर या कभी स्विंग इंडेक्स ट्रेडिंग में? इंडेक्स हम बात करें स्टॉक्स में। स्टॉक्स में, स्टॉक्स। हाँ जी, ठीक है। इक्विटी स्टॉक्स, नो ऑप्शंस, नो ऑप्शंस फ्लोट। की कोई स्ट्रेटेजी और बस सर हम सेलिंग में? सर सेलिंग में हम ये जो 10-20 मैंने आपको बताया इसमें हम सेलिंग भी कर सकते हैं। ओके, इसमें हम डायरेक्शन सेलिंग कर सकते हैं, वो उसमें आप अगर आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कैसे कर सकते हैं? हाँ, हाँ मैम, कुछ सिंपल। ट्रेड्स वगैरह आप करते हो या कुछ आपको लगता हो कि लोगों को कुछ भला हो सकता है, कहीं हम्म, आपके माध्यम से कुछ सीखा जा सकता है, हाँ तो इज डेफिनेटली दैट सर, मैं पॉसिबल? आपको बता दूंगा। चलिए, तो दोस्तों इनके साथ चलते हैं स्क्रीन पे, आप लोग बने रहिए, 2 मिनट का हम टाइम लेंगे क्योंकि सेटअप करना है स्क्रीन का, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज। मुकुल जी आप हाँ ऑप्शन जी, बाइंग की बिल्कुल सटीक सी स्ट्रैटेजी बताइए। ओके। मैम, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको ना एक अच्छी सी चीज़ बताऊंगा कि हाँ अगर जी। हम ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो हमारे पास ना, मैंने पूरे दिन को ना 3 फेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है। सबसे पहला फेज होता है मैम गोल्डन फेज। ये टाइम होता है मैम 9:15 से लेके 11:30 या 12, मतलब 11:30 या 12, ठीक है ना। ठीक है। अब ये ऐसा फेज है मैम जिस टाइम पे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव होते हैं, तो इस टाइम पे ना जेन स्ट्रीट जैसे लोग ना आपकी फिरकी नहीं ले सकते। ठीक इस टाइम पे है। वॉलेटिलिटी हाई होगी, बट इफ़ यू गेट अ ट्रेड
दैट ट्रेड विल बी वेरी गुड। ओके, तो इस टाइम पे मेरा सबसे ज़्यादा पैसा लगता है अगर मुझे लगाना होता है तो और मेरा मेन एम होता है कि मैं इस टाइम पे ट्रेड करके मैं आज का दिन खत्म कर दूँ, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। ठीक और है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी भी मैं ट्रेड करूँगा अगर मुझे करनी है तो फ्रॉम 9:50 टू 11:30। 11:30 या 12 मैक्स। मैक्स। ओके, एंड एक होता है मैम इसके पास सिल्वर फेज। तो मुकुल जी, जैसे लोग कहते हैं कि 9:15 से 9:30 तक ट्रेड नहीं करना चाहिए, स्पेशली इन द ऑप्शन बाइंग थिंग, कि उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, तो आप वो टाइम भी आप ट्रेड करते हैं? मैम देखिए, मैं 12-13 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो होता मैम ये है कि ओपन ट्रेड करना भी एक आर्ट होती है, बट मेरी स्ट्रैटेजी में ज़रूरी नहीं है कि आपको ओपन ट्रेड करना है। ज़रूरी नहीं है, आप 9:30 9:45 के बाद भी जब ट्रेड आपका कर सकते सेटअप हैं। अलाउ करेगा, आप हाँ तब जी, ट्रेड हाँ जी, हाँ करेंगे। जी। वो और अगर आपको 9:17 पे अलाउ कर गया तो आपने 9:17 पे ले लिया, हाँ जी, आपका 9:25 पे अलाउ करा तो आपने हाँ 9:30। जी, मैं बट 99% ऑफ द टाइम्स इस टाइम पे ट्रेड नहीं आता। वो 9:30-40 के बाद ही आता है, हाँ, क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजी है ना, उसमें मुझे एक सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम बिल्डअप चाहिए। जब तक ओके। मुझे वो नहीं मिलेगा ना, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो मैं इस चीज़ पे बहुत क्लियर हूँ, वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो। सेंसेक्स और निफ्टी तो सेम ही चलता है, मेनली बैंक निफ्टी और निफ्टी में थोड़ा बहुत कभी-कभार डाइवर्जेंस हो जाता है। ओके। ओके, तो जैसे सिल्वर फेज़ हो गया मैम, दिस इज़ फ्रॉम 12 टू 2। अब इस फेज़ में जनरली क्या होता है कि मार्केट मूव्स तो देती है, बट मार्केट में एक सम सॉर्ट ऑफ थकान आ जाती है। तो मुझे अगर फेज़ में ट्रेड करना है, ये मैं फेजेस क्यों डिवाइड किया है? जब मैं लॉग बनाऊँगा, अपना ट्रेड लॉग बनाऊँगा, तो मैं उसमें फेज़ डालता हूँ। जैसे अगर मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊँ, एक डिफ़ॉल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने फेज़ डाले हुए हैं गोल्डन, सिल्वर, ब्रॉन्ज़। अब 3 महीना जब भी मैं ट्रेड करूँगा, मैं सब में डालूँगा। उसके बाद मैं ना ये पता करूँगा कि जो मेरे लॉसेस हुए थे ना, वो किस फेज़ में हुए। तो मैक्सिमम ट्रेडर्स के जो लॉसेस होते हैं, वो ब्रॉन्ज़ फेज़ में होते हैं। दैट इज़ 2 टू 330। 2 to 3:30। अगर आप कभी जेन स्ट्रीट का भी देखेंगे, जो लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ था, 17th अप्रैल को हुआ था, एंड वन वाज अराउंड मार्च 2024 की मैं बात उस कर दिन रहा हूँ। लोगों की बहुत लॉसेस हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम पे मार्केट गिरी है लगभग ये 12-1 बजे के बाद। हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट जिनके साथ हुआ था, उनको भी मैक्सिमम लॉस उन्हीं डेट्स पे हुआ हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ जी। आई तो रिमेंबर हाँ उन्होंने जी, हाँ बताया जी था। मैम। तो वो उस टाइम पे मार्केट ने फ्लिप कर दिया सबको। तो जो लोग बहुत दूर-दूर के ऑप्शंस बेचते हैं, करते हैं, वो बिल्कुल उनका ऑफ कर दी कैपिटल। तो आपको उन्हें समझना पड़ेगा कि आप किस फेज़ में ट्रेड कर रहे हो। ऑप्शन बाइंग आप बहुत स्पेसिफिक तरीके से ही कर सकते हो, और आपको समझना पड़ेगा। जैसे मेरे को सूट करता है मॉर्निंग, मैं वो वॉलेटिलिटी गोल्डन प्ले करता हूँ। फेस। हाँ जी, गोल्डन फेज़, क्योंकि मेरे लिए ईज़ी होता है वो। और सिल्वर में अगर मुझे काम करना होता है, मैं क्वांटिटी कम कर लेता हूँ, अगर करना ही है तो। ब्रॉन्ज़ में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना ही करूँ ट्रेड, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर ना लॉसेस होने के चांसेस मैम सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये क्लोजिंग टाइम होता है, लोग पोजीशंस काटते हैं, और जो पूरे दिन से लोग ट्रैप्स बना रहे होते हैं ना, इस टाइम पे वो एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि 2 बजे के अराउंड लोग अपना लंच करके आते हैं, सब कुछ आता है, और मार्केट्स में सम सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग करने आते हैं। आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पे 220 स्ट्रैटेजी, 3 पीएम स्ट्रैटेजी, 230 स्ट्रैटेजी, ये टाइमिंग स्ट्रैटेजीज बहुत बनी होती बहुत हैं। बनी होती है। उसमें बेसिकली कोई भी कैंडल बनती है 220 की, उसका लो या हाई ब्रेक हुआ तो वो ट्रेड ले लेते हैं। 3 पीएम की भी यही स्ट्रैटेजी होती है। बट वो वर्क नहीं करता। हाँ मैम, वो रैंडम है ना, वो क्योंकि रैंडम उन्होंने है। आपने टाइम दे दिया ना उसको। वो टाइम वाली जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो एक आधा दिन काम कर गई, या हफ्ते में या 10 दिन में से 2 दिन काम कर गई, तो लोगों को लगता है ये काम करती है। नहीं करती, मैंने तो कई हाँ, बार ऑब्जर्व किया है, वो जस्ट हाँ, ये वो मतलब लाइक वो सोशल मीडिया के लिए ठीक है, बट हाँ जी, प्रैक्टिकली वो नहीं प्रैक्टिकल नहीं है। करते। आप उसमें बेसिकली अपना घर नहीं चला सकते नहीं, हो। एग्जैक्टली तो कुछ ये भी ये नहीं। चीज़ आप नहीं कर सकते, तो इस वजह से माय फेवरेट फेज इज़ गोल्डन फेज। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, और आपको ये मैं 3 फेज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैम जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे ना, आपको ये पता रहना चाहिए कि किस फेज में आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ये आप ना 3:30 कर दीजिए ब्रॉन्ज ओह को, सॉरी, 33। सॉरी, या कोई 3:30 पीएम। ओके, तो ये 3 फेजेस हैं। मुझे ये जानना है कि मैं किस फेज में प्रॉफिटेबल रहता हूँ। मेरा ठीक है। फेज जो है गोल्डन फेज है, जिसमें मैं अच्छी तरह काम करता हूँ। बहुत लोग मॉर्निंग में काम नहीं कर पाते हैं, जो भी है उनका ऑफिस जाना होता है, जो भी सीन है, वो मे बी सिल्वर में अच्छा काम करे। ब्रॉन्ज में चांसेस हैं कि आप लॉसेस ही करेंगे, क्योंकि एक बहुत कॉमन चीज़ होती है मैम ऑप्शन बाइंग में, जो आपने भी शायद अपने अर्ली ईयर्स में देखा होगा। मॉर्निंग में प्रॉफिट, इवनिंग और आफ्टरनून में लॉस, या फिर मॉर्निंग में लॉस और आफ्टरनून में प्रॉफिट। हम उसी साइकिल में चलते रहते हैं, तो हमें उस साइकिल शुरू ही नहीं करनी है। तो हम बहुत स्पेसिफिक रहेंगे स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, ठीक है। और हमारा मैम दूसरा काम क्या होगा कि हम लोग निफ्टी में काम करते हैं अगर, ठीक है, निफ्टी ऑप्शन में, तो हमारा स्टॉप लॉस 12 से 14 पॉइंट का रहेगा मैक्सिमम। एक्चुअली 10 टू 14 कर देता हूँ मैं। ये हमारा मैक्स स्टॉप लॉस है, और ये मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन के अंदर। ओके, ठीक है। ऑप्शन के अंदर ऑप्शंस हम जो भी लेंगे, वो हम या तो आईटीएम लेंगे, या फिर इन द मनी लेंगे, सॉरी एट द मनी, या फिर, और एट द मनी हम बैंक निफ्टी के लिए कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट निफ्टी के लिए ना करें, क्योंकि आईटीएम भी करें मैम उसमें। बैंक निफ्टी के लिए आप एटीएम कर सकते हैं, क्योंकि वो मंथली होता है, तो वहाँ पर ना आपको थीटा डिके और ये सब का थोड़ा सा चांसेस कंपेयर्ड टू वीकली ऑप्शन जो निफ्टी में होते हैं वो कम रहता है, तो आप वहाँ कर सकते हो। बट आप निफ्टी में आईटीएम ही करिए बाय ऑल मीन्स। ओके,
तो हम लोग आईटीएम एटीएम में ही काम करने वाले हैं। हम लोग गलती से भी ओटीएम में काम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए आउट ऑफ द मनी में कोई गुंजाइश ही नहीं है, काम करना ही नहीं है उसमें। वी हैव टू बी वेरी सेफ। हाँ जी, हाँ जी, ओके। और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो हम आईटीएम और एटीएम कर रहे हैं उसमें जो डेल्टा होता है वो आपका 0.5 के करीब मिल जाता है आपको। तो अगर इंडेक्स में 1 रुपये की मूवमेंट हो रही है तो यहाँ पर हाफ की मूवमेंट होगी, ओके। तो जो स्टॉप लॉस है मेरा 10 से 14 पॉइंट का, ये लगभग आप लेके चलिए कि निफ्टी में फ्यूचर्स में अगर आप काम करते हो आपका 25 से 30 पॉइंट के बीच में आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, ओके। तो परफेक्ट है। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और अब मैम बात करते हैं एंट्री, कितनी एंट्री होने वाली है हमारी। तो हमारी मैम एंट्री मैक्सिमम हम 3 ट्रेड्स लेंगे दिन में, ये मैक्सिमम है हमारा, ओके। अब इसमें एक और कंडीशन क्या है मैम, अगर पहला ट्रेड हमारा प्रॉफिट में है तो मैम मैं सेकंड ट्रेड पे प्रोग्रेस करूंगा, ओके। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं इस प्रॉफिट को अब रिस्क करूं। अब मैं अपनी कैपिटल जो फॉर एग्जांपल मेरा दिन का लॉस है लेट्स से 20,000 रुपये का, मैं ये स्टॉप लॉस लेके आया हूँ, मैंने पहले ट्रेड में 20,000 रुपये कमा लिए फॉर एग्जाम्पल। अब मैं क्या करूंगा, इस 20,000 को रिस्क करूंगा, जो मैं 20,000 सोच रहा था मैं उसको रिस्क नहीं करूंगा। और अगर इसमें मेरा लॉस हो जाता है उसके बाद मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, क्योंकि मतलब अगर फर्स्ट में प्रॉफिट आया 20,000 रुपए तो वही 20,000 रुपए आप सेकंड ट्रेड के लिए यूज कर लेंगे। हाँ और जी। अगर फर्स्ट में मान लीजिए 20,000 का लॉस आ जाता है हम्म। तो सेकंड में आप चांस लेंगे फिर? मैम फिर मेरा वो दिन का लॉस ही खत्म हो गया ना, मतलब जो मेरा 20,000 का आप लॉस ट्रेड था नहीं फिर मैं करेंगे। ट्रेड नहीं करूंगा। मेरा एम ये होता है कि मैम मैं जो भी ट्रेड लूँ ना मैं इसको बटा 3 कर दूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा लॉस है 30,000 का दिन का, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दूँ तो 10,000 पर ट्रेड का मैं लॉस लूँगा। ठीक। मेरा एम है कि मुझे 30,000 का लॉस लेके चलना है दिन का, या 20,000 का जो भी आप ले रहे हैं उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। उससे आपको 3 ट्राइज मिल जाती है मार्केट के अंदर। कभी कभार होता है आप सब कुछ सही कर रहे होते हो बट मे बी टाइमिंग खराब हो जाती है, उससे आपका ट्रेड खराब हो जाता एंड है। ऑप्शन इज सच अ गेम कि उसमें से एकदम से प्रॉफिट लॉसेस दिखते हैं, हाँ ऐसा जी, भी हाँ नहीं जी, है? हाँ जी, मतलब अल्टीमेटली तो हम ह्यूमन है ना, हाँ अगर जी। आपको आपके ट्रेड में 12,000 13,000 दिख रहे होंगे तो नेचुरल सी बात है आपका मन करेगा कि ये मैं बुक करूं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऑप्शन बाइंग में थोड़ा साइकोलॉजी भी बहुत मैटर हाँ जी, करती हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज़ है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर पहला ट्रेड प्रॉफ़िट में रहता है, तो चांसेज़ है कि मैं आपका मोमेंटम अच्छा बिल्ड होगा एंड आप सेकंड ट्रेड उस पे ले सकते हो। अगर वो लॉस में चले जाता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रेडिंग बंद कर दो, मत करो आज, क्योंकि वो रैंडम ना हो जाए। नो नो प्रॉफिट नो लॉस में हाँ, निकल नो गया। हाँ जी, वो बेटर रहेगा आपके लिए। उसमें आफ्टरनून में फायर फाइटिंग करने की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए अपनी ट्रेडिंग 12 बजे से पहले बंद कर दीजिए, अब मत करिए ट्रेडिंग। ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है मैम, हम एंट्री कर सकते हैं, हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वही हमारे कंट्रोल में है, टारगेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। राइट। तो वी कैन नॉट कि हम लोग वहाँ पर कोशिश नहीं कर सकते हैं कि टारगेट आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। क्योंकि आप देखा करो लोग ओआई इंडिकेटर्स और चीज़ें तभी देखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका टारगेट अचीव हो जाए। तो हम ये कुछ नहीं देखने वाले हैं, इतना टाइम होता ही नहीं है हमारे पास कि हम ये सब चीज़ें देखें। और मुकुल जी मेरा मानना है सिंपल थिंग्स कई बार ज्यादा वर्क करती हैं, हाँ उसको जी, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ज़रूर है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग तो आपको इतना टाइम ही नहीं देती कि आप 10 हाँ जी, स्टैटिस्टिक्स चेक कर हाँ जी, सको। हाँ जी। तो कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ में, क्योंकि हमारा इसमें हमारा स्टॉप लॉस है हार्डली 10-15 पॉइंट्स का। हमारा टारगेट पहला होगा 10-15 पॉइंट्स, उसके बाद मे बी 30 पॉइंट्स, देन 40-45 पॉइंट्स। वो बहुत रेयर टाइम्स में मिलता है, बट आपको 20-25 पॉइंट मिल जाता है ऑन एन एवरेज, ओके। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ यहाँ तो पर। इट्स बेटर ना कि हम वही 20 पॉइंट की हाँ मास्टरी जी, करें और हाँ जी, क्वांटिटी बढ़ा दें उसमें। क्वांटिटी बढ़ाएँ। बस हमारा काम ये है कि हम इसमें क्वांटिटी बढ़ाएँ, क्योंकि जो ऑप्शन बाइंग है ना, वो बहुत ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। आप इतना कर सकते हैं कि आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख से फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुरू नहीं करेंगे, शुरू तो आप कम से करेंगे। जब आप इस अमाउंट पे पहुँचते हैं, तो आप मे बी स्विंग ट्रेडिंग के लिए या मे बी ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल बना सकते हैं एंड देन वहाँ पर एक कंसिस्टेंट तरीके से काम करें। क्योंकि यहाँ पर ना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपका वो नहीं होता कि मैं 2% महीने का कमाऊँगा या 5% कमाऊँगा। यहाँ पर ऑन एन एवरेज बंदा 100% की एक्सपेक्टेशंस लेके चलता है और महीने में। 30-40% तो कुछ भी नहीं है हाँ जी, इसमें हाँ जी। तो per day। वो चीज़ रहती है और ऐसा नहीं वो आता नहीं है, वो बनता है, बट आप वो एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल सकते हो, नहीं चल सकते। तो आपके लॉसेस हो जाएँगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो वो हमें नहीं लेके चलना, ठीक ठीक है? है। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। तो अब मैम इसमें जो हमारी सबसे मेन रिक्वायरमेंट है ना पूरे इक्वेशन में, वो है हमें 2 ईएमए लगानी है, एक एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज 20। मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये मैंने 10 लगा दिया मैम, ये आप देख सकते हैं 10 है ये, ठीक है। ये आपका एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको मैंने ब्लू कर दिया है और कोई सेटिंग्स मैंने कुछ छेड़ी नहीं है इसके अंदर, और इसको मैंने रेड कर दिया है, इसको मैंने रेड कर दिया है, दैट्स इट। कोई मैंने और स्मूथ एमए मैंने कुछ नहीं लगाया है, बस मैंने इस चीज़ को डाल दिया है, ओके। अब मैम ट्रिक बहुत सिंपल है, हम लोगों को ना चाहिए होता है कि कोई भी स्टॉक ना थोड़ा सा ट्रेंड करे, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग में पैसे तब कमाएंगे जब कोई चीज़ ट्रेंड करेगी। जब तक ट्रेंड नहीं करेगी ना, यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी। बस ये क्लियर फैक्ट है आपका। चलती बस में चढ़ना है हमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और चलती बस में भी मैम ऐसे चढ़ना है कि वो ज़्यादा स्पीड ना पकड़े, नहीं तो हम गिर सकते हैं, बिल्कुल सही राइट। बात है। हमारा काम है कि चलती बस चले, या तो हम लोग चलती बस में जब वो चलना चालू होती है हम तब घुस जाएं,
या फिर जब वो चल चुकी होती है और उसका रूट डिसाइडेड हो गया है, अब वो जैसी स्टॉप पे आती है हमें वहाँ एंट्री मिल जाए। कोशिश हमें ये करनी है कि हम चलती बस में ना कूदें। ओके, दैट इज़ आवर मेन। या ठीक है। अब मैम एक चीज़ क्या होती है, हमें 2 सिचुएशंस थोड़ी सी अवॉइड करनी है इस स्ट्रैटेजी के अंदर, वो है गैप अप्स और गैप Okay. डाउन्स। ओके, गैप अप गैप डाउन्स में क्या होता है, मार्केट ना एक आप लेके चलिए कि जो इक्वेशन होती है ना मार्केट की थोड़ा सा स्टेबल होने की, वो खराब हो जाती है। तो उसमें चांसेस होता है या तो मार्केट फेल करेगी या मार्केट सक्सेस करेगी, ये वाली चीज़ रहती है। तो कोशिश करो कि जिस दिन गैप अप हो रहे हो उस दिन आप अवॉइड करो, आप ट्रेडिंग मत करो फॉर एटलीस्ट स्टार्टर्स। आप ट्रेड करो, एप्रोप्रिएट ट्रेड करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आप कर सकते हो बट अभी नहीं। अभी आप गैप अप, गैप डाउन को अवॉइड करो। पहले इस स्ट्रैटेजी को समझ लो कि आपको करना क्या है, ठीक है। ठीक है? तो जैसे मैं अब आपको ये स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ। ये कल का ट्रेड था। मैंने यूट्यूब पे भी एक रिकॉर्डिंग डाली थी जिसमें मैंने ट्रेड लिया था इस पे। तो सीन क्या था मैम, अगर आप ये देखेंगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ट्रेंड किया है, ओके? अगर आप मेरे से 5 मिनट का हिसाब पूछेंगे, 5 मिनट थोड़ा सा ब्लर हो गया है। मैम बट इस पे रिकॉर्डिंग ठीक होगी। ठीक होगी। हाँ, इस पे रिकॉर्डिंग ठीक होगी, ठीक है? वो आपके पे स्ट्रीम हो रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा-सा मे बी इंटरनेट की वजह से ब्लर हो रहा है। ओके, बाकी उस पर ठीक हाँ, उस पे ठीक होगा, ठीक है, ओके। तो मैम आप जैसे देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड कर रही है, ओके। अब मैंने आपको क्या बोला था कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो है पुल बैक। हम लोग चेज़ नहीं करेंगे। मैक्सिमम ऑडियंस क्या करती है, पहली कैंडल बनती है, उसके इसका हाई 5 मिनट कटा के ऊपर बाय कर लेता है, बिल्कुल। ठीक है? अब मैम प्रॉब्लम ये होती है कि जो 5 मिनट के ऊपर बाय होता है ना, ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है ट्रेडर्स की, क्योंकि अब ये जो ओआरबी होता है ना, ओपन रेंज ब्रेकआउट्स, ये फेल होने लग गए हैं। ये क्योंकि टाइ बहुत लोग यूज करने हाँ लगे जी, हैं हाँ जी, इसे। बहुत लोग यूज़ करने लग गए हैं, तो ये बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी हो गई है, तो उसको बहुत लोग पकड़ते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, और इसमें आपको स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े मिलेंगे। या तो ये हो कि बहुत छोटी-सी रेंज हो पहली कैंडल की, हार्डली 10 पॉइंट की रेंज हो, तो आपको 4, 6, ₹10 का स्टॉप लॉस मिल गया तो आपने ट्रेड कर लिया, ठीक है, वो एक अलग बात है। यहाँ पर तो आपकी रेंज ही बहुत बड़ी होगी। ये काफी बड़ी रेंज है, ये वाली हाँ जो जी। कैंडल जिस पे आपका कर्सर है फर्स्ट कैंडल पे। ये मैम 25-100 से लेके ये ऑलमोस्ट मैम 30-40 पॉइंट की रेंज है। तो अगर मैं इसमें एक ऑप्शन उठाता भी हूँ, और ऑप्शन में कोई बड़ी बात नहीं, मॉर्निंग में ऑप्शंस कभी-कभार स्पॉट से कंपेयर्ड ज़्यादा मूवमेंट देते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस नहीं मिलता है। तो मुझे स्टॉप लॉस चाहिए, और स्टॉप लॉस मुझे कब मिलेगा? जब कोई भी चीज़ एवरेज के पास आएगी, और एवरेज कहाँ होती है? मूविंग एवरेजेस, ओके? हाँ, यहाँ पे जैसे ही मूविंग एवरेज के हाँ पास जी, आए, कंसोलिडेट किया इसने। कंसोलिडेट किया। अब मैंने आपको क्या बताया था इनिशियल में कि हम 2 कैंडल्स देखेंगे, या तो बुलिश एनगल्फिंग या फिर मॉर्निंग स्टार। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जब भी हमें दिखता है, ओके? तो मैम हमारा काम क्या है कि मुझे चाहिए कि 10 मूविंग एवरेज 20 के ऊपर हो, ठीक मार्केट है। ट्रेंड करे, और ये आप ऐसा ले लो कि सम सॉर्ट ऑफ 40-45 डिग्री का एक एंगल बना रही है, ऐसा आप एक समझ लो, ठीक है ना? क्योंकि मुझे कोशिश मेरी ये रहती है कि मुझे इस टाइप के मार्केट में ट्रेडिंग ना करनी पड़े, ऐसी मार्केट में। मुझे चाहिए कि मार्केट ऐसे हो और प्राइस ऐसे अगर जा रही है, टिप्पा खाए, मैं यहाँ पर बाइंग करूँ और कंटिन्यूएशन मुझे मिले। क्योंकि मैम फ्लो ऑफ द रिवर कॉन्सेप्ट होता है, अगर फ्लो इस तरफ है और अगर मैं इसमें पत्थर फेंकूंगा, वो बाउंस होके इसी तरफ जाएगा, वो कभी भी वापस नहीं आएगा, राइट? क्योंकि फ्लो उस तरफ है। तो हमारा काम क्या है, फ्लो अगर ऊपर है, जब भी कोई टिप्पा आएगा जिसको हम पुल बैक बोलते हैं, उसी पे हम लोग काम करने वाले हैं। रीटेस्टिंग, पुल बैक, हाँ जी, हाँ जी, रिप्लेसमेंट, हाँ जी, सब की हाँ जी, अलग-अलग हाँ लैंग्वेज जी, है हाँ जी, ये। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज़ है। अब इसमें आपको फिबोनाची लगाना है, आपको जो भी लगाना है आप लगा लो, बट मेरे लिए 5 मिनट पे मूविंग एवरेज के पास आता है, स्पेसिफिकली 10 मूविंग एवरेज के अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है, या आप 10 मूविंग, मैं एक बार ये आप 4 कैंडल्स यहाँ पे 10 को क्रॉस करके नीचे आई हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं एक बार इसको थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। ये आप देखिए इधर। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बस हमको ट्रेंड ढूँढना है। प्राइस नीचे आई है, यहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि हम फटाफट यहाँ पर बाइंग कर लें। मैं कहता हूँ रुक जाओ 2 मिनट। एक बार मार्केट को अपना एक मूड दिखाने दो क्या करना चाहती है। मुझे चाहिए एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल, जिसको मैं बुलिश एनगल्फिंग बोलता हूँ। यहाँ पर ये हाफ हार्टेड एक एक हैमर कैंडल है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा डराने के लिए कैंडल्स बनी है, इनको जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर एंट्री बनाइए। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? मोस्ट प्रॉब्ली इसके नीचे रहेगा, और हमारा जो स्टॉप लॉस भी आएगा वो 10-15 पॉइंट का ही होगा। क्यों? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब मार्केट मूविंग एवरेज से दूर होती है, तो मैम प्राइसेस एक्सपैंड हो जाती हैं, तो आपका स्टॉप लॉस भी एक्सपैंड हो जाएगा। जब वो वापस आएगा मूविंग एवरेज के पास, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट, अब तो ये सारी कैंडल्स कॉन्ट्रैक्टेड है। हाँ जी, तो अब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया। छोटा हो गया। तो अब बिल्कुल मुझे सही। मेरा पूरा टाइम, मेरा काम होगा कि मुझे छोटा स्टॉप लॉस मिले। दैट इज़ माय मेन ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अगर मुझे 3 एंट्री लेनी है और मुझे ₹10 का स्टॉप लॉस लेना है, और मुझे लेट्स से ₹10,000 रिस्क करना है उस पे, तो आई नीड गुड एंट्री। हमें यहाँ पर बनियों की तरह सोचना पड़ेगा। वी वांट गुड एंट्रीज। हम लोग अगर बहुत इम्पल्सिव होंगे ना, तो फिर इंट्राडे में क्या होगा मैम, 1-2 दिन में विल बी आउट। और हमें अपनी कैपिटल तो प्रोटेक्ट हाँ, करके हाँ जी, चलनी है हाँ जी, टाइम। पूरे टाइम, पूरे टाइम। मेन टारगेट हुई है। हाँ जी। तो अब इसमें मैम अगर हमारी एंट्री यहाँ पर होती है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है, मेरा एम सबसे पहले क्या है, जैसे ये 1:1 करता है,
व्हाट आई वांट राइट नाउ इज कि मैं सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आ जाऊँ, ट्रेड मेरा फ्री हो गया, अब जो मैं कैपिटल लेके आया था वो फ्री हो गई है। तो मैं अगर इसको ऐसे अज्यूम करूँ, आपने ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल पे आपने इसका हाई कटा तो ट्रेड लिया, या हाँ आप हाँ, नहीं नहीं मैम, ये जैसे जैसे बन गई मैंने ट्रेड उठा लिया, that's it। जैसे बन गई बस आपने मैंने ट्रेड ट्रेड उठा उठा लिया, लिया। मतलब 20 ईएमए को जैसे ही ये क्रॉस करने लगी हाँ आपने जी, ट्रेड उठा हाँ मैंने लिया। ट्रेड उठा लिया। और ऊपर इस मैम ऊपर 10 है, नीचे 20 है, ठीक हाँ, है? मतलब 10 सॉरी हाँ जी, 10 हाँ जी, हाँ जैसे जी। ही बनी आपने इस कैंडल को, जब ये हाँ, कैंडल मतलब ये इसने यहाँ सपोर्ट लिया 20 ईएमए पर, हाँ जी, और जैसे ही इसका हाई कट के ये 10 को क्रॉस करने लगी, हाँ जी, आपने यहाँ पे ट्रेड उठा लिया। हाँ जी, हाँ से जी, फॉर एग्जांपल इसके अगर हमने हाई पे ट्रेड लिया, हाँ जी, हम मान के चलते हैं कि हम हाँ, हाई हाँ, पे ही लेंगे, हम हाँ जी, एक प्रोबेबिलिटी है। हाँ जी, हाँ हाई जी, पे लेने के बाद आपको ये यहाँ तक का मूव मिल गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। ये कितना मूव होगा? मैम ये आप लेके चलिए कि अगर मैं इस मूव को यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, इस मूव को अगर मैं यहाँ आप से ना इस कैंडल की हाई पे ही करो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हम एक्सट्रीम्स है उसी पे ही काम करें हाँ, 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 मैं एक्सट्रीम पे ही कर रहा हूँ मैम। ये जैसे ये है, आप लेके चलिए कि ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स हो गए हैं। विच इज अ गुड। हाँ, तो 14 पॉइंट्स के करीब आपने यहाँ पर बनाया हाँ, और उस पे आपने कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। जब आप एक ऑप्शन में काम कर रहे हो, सिंगल क्वांटिटी में आप काम कर रहे हो, आप यहाँ पर बुकिंग कर सकते हो। ओके, इनिशियल में आपका काम क्या होना चाहिए? 14, 15, 20 पॉइंट निकालने की हैबिट बनाइए। अगर आप वो कर सकते हो, तो उसके बाद आपको धीरे-धीरे क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है। अच्छा मुकुल, एक और बात हुँ, हुँ। बताइए, जैसे इसी जी। ट्रेड में से फॉर एग्जांपल ये वाली जो कैंडल है, हुँ, हुँ। जिसमें मेरा भी कर्सर है, इस कैंडल का सपोर्ट लिया था, तो इसके बाद आपने इस पे ट्रेड लिया, तो हाँ अगर जी। इसके लो पर मैं करके छोड़ दूं ऑप्शन को, हुँ, तो हुँ। क्या मैं प्रॉफिट बना लूं? क्योंकि आगे मार्केट में एक अच्छा यहाँ से यहाँ तक इसने मूव दिया मोमेंटम है, दिया है। मैम मोमेंटम दिया हाँ, है। मैंने आपको क्या बताया कि मैम आप या तो वहाँ पर बुक कर लीजिए। अगर आप क्योंकि बिगिनर ट्रेडर क्या होता है, जब वो 14, 15, 20 पॉइंट देखता है ना, उसका बहुत मन करता है कि मैं बुक आउट कर लूँ, क्योंकि सबका ही करता है। हाँ जी, हाँ जी, 1000 ₹1200 बन रहे होंगे, तो अब एकदम से वो ज़ीरो जब हो जाएँगे ना, तो उसको बहुत बुरा लगेगा और वो और ये हो सकते हैं हाँ, इसमें। हाँ, मैम बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास तरीका क्या होता है, आप वो पॉइंट पहले लेना शुरू करिए। पहले 1-2 महीना 14, 15, 20 पॉइंट निकालिए। भले ही मार्केट उसके बाद 500 पॉइंट भाग जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप पहले वो निकालिए। वो ठीक है। मास्टरी करिए छोटे-छोटे स्टॉप्स के साथ, बस दैट्स इट। तो उसके बाद धीरे-धीरे आप क्या करिए, 1:1 पे आप कुछ क्वांटिटी निकालिए, बाकी क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए एंड अगर आपको और आगे ट्रेल करना है, आप कर सकते हैं। तो टोटली आपके ऊपर है। तो ये चीज़ है। इसको ऐसे समराइज किया जाए कि 10 और 20 की आपने ईएमए लगाई, हुँ, और जैसे ही प्राइस 10 और 20 की ईएमए के पास आया, हाँ जी। और उसने मान लीजिए 20 ईएमए पे सपोर्ट लिया, हुँ, तो आपने उस कैंडल का हाई जैसे ही कटा और उसने हाँ 10 जी। ईएमए को क्रॉस किया, तो आपने अपना ले लिया, जी। आपने अपना ट्रेड लिया, हाँ जी। 1:1 का आपने उसमें जी, 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 टारगेट जी। और स्टॉप लिया। जी, जी, जी। तो ये तो हमारी ऑप्शन बाइंग की हाँ जी, स्ट्रेटेजी होगी। हाँ जी। अभी इसी को हमने ऑप्शन सेलिंग में करना है, तो कैसे करेंगे? मैम देखिए, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको 2 तरीके हैं। जैसे इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, मैं इन द मनी लूँगा। अगर मैं बाय करता हूँ, तो मैं यहाँ पर काम करूँगा मोस्ट प्रोबब्ली आपका 25-100 की कॉल के अंदर, इन द मनी, राइट? ठीक है, इन द तो मैं इसमें काम करूँगा। अब अगर मुझे सेलिंग करनी है, तो मेरे पास 2-3 तरीके हैं। तो अगर सबसे पहले अगर मैं डायरेक्शन सेलिंग करता हूँ, तो मैं पुट बेचूँगा यहाँ पर, एग्जैक्टली। राइट? तो मेरा काम क्या होगा, मुझे थोड़ा-सा लोअर लेवल की आउट ऑफ द मनी पुट बेचनी है, जिससे उसका प्रीमियम कम हो और वो डिके थोड़ा प्रॉपर हो सके, ओके? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर प्राइस आपकी 25 ये चल रही है 25 165 के पास, तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं पुट थोड़ा लोअर लेवल पे बेचूँगा, जैसे कि 24,900 मतलब 200 पॉइंट नीचे की। हाँ, 200-300 पॉइंट नीचे मेरी कोशिश ये कितनी होगी। सही रहती है बेचना? मैम मैंने देखा है कि 200-250 पॉइंट नीचे अगर आप बेचते हो ना, उसमें थोड़ा डिके आपको ठीक मिल जाता है। ठीक, बेटर मिलता हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप वो करोगे तो आपको डिके अच्छा मिल जाएगा। तो आपके रिटर्न्स क्या होंगे, ऑप्शन सेलिंग में एक एडवांटेज क्या होता है कि आपके रिटर्न्स ना आप बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हो। आप उसमें परसेंटेज के बारे में सोचने लग जाते हो। ऑप्शन बायर क्या करता है, वो आरओआई के हिसाब से सोचता है कि मैं 5 लाख से कितना कमा लूँगा, ये तो कुछ भी पैसा नहीं है। ये तो 1 लाख से तो मैंने 2,000 रुपए कमाए, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तो मैं महीने के हिसाब से मैं कुछ कमा ही नहीं सकता। क्योंकि उसका पूरे टाइम डे 1 से उसका नज़रिया होता है कि मैं 30,000 रुपए से तो मैं घर चला ही नहीं सकता। तो वो ऑप्शन बाइंग में घर चलाने का एकदम से डे 1 से शुरू हो जाता है। ऑप्शन सेलर जो होता है उसको पैसे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो उसका रिटर्न ना रियलिस्टिक होने लग जाता है। उसको पता है मुझे लाख, 1.5 लाख रुपए से 500,000 रुपए कमाने हैं। मुकुल जी, मेरा मानना ये है कि ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो, तो हाँ। आपकी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम होनी बहुत हाँ, ज़रूरी हाँ, है। ऑब्वियसली। आप ऑप्शन बाइंग से घर नहीं चला नहीं सकते। चला सकते। बिल्कुल सही। किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, ऑप्शन ऑब्वियसली। सेलिंग से चला सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब आप उसमें लर्निंग करके प्रॉपर आपको आती हो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो आपकी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए हाँ। टिल द टाइम यू बिकम एक्सपर्ट इन ट्रेडिंग। हाँ जी, हाँ एम जी। आई करेक्ट बिल्कुल अबाउट सही दैट? बात, बिल्कुल सही बात। है ना? तो हाँ जी। आपने ऑप्शन सेलिंग में ये बताया हुँ। कि आप जो है, मान लीजिए मार्केट चल रही है 21,165 या हाँ जी। 180, हाँ तो जी। आप 24,900 की पुट बेचेंगे, हाँ जी। और उसमें आपको कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं? मैम आप ये लेके चलिए कि आप अगर अगर थोड़ा डिके अच्छा है,
ओके, तो आप लेके चलिए, कभी कभार आपको जो ऑप्शन बाइंग में आप पैसे कमा रहे हैं ना उससे ज़्यादा मिल जाते हैं। एग्जैक्टली मुझे भी यही लग रहा है कि हाँ ऐसा जी, हो सकता है हाँ जी, हाँ इसमें। जी। तो जब थोड़ा सा डिके रहता है ना तो आपको कायदे से उसमें मिल जाता है। इसमें 2 तरीके होते हैं। जिसके पास थोड़ी सी कैपिटल ज़्यादा है, वो क्या कर सकता है, हाफ क्वांटिटी ऑप्शन बाय कर ले और हाफ क्वांटिटी पुट सेल कर दे। ठीक है। अगर इसमें है, तो उसमें क्या होगा कि मान लो अगर डिके उतना नहीं आया, तो ठीक है आपका उतना प्रॉफिट नहीं बना, बट कहीं न कहीं आपकी एक सम सॉर्ट ऑफ हेजिंग हो गई। सम सॉर्ट ऑफ हेजिंग, मैं एग्ज़ैक्ट हेजिंग नहीं बोलूँगा उसको, बट ये है कि अगर मान लो प्राइस वापस भी घूमती है, आपका स्टॉप लॉस छूटा होगा। वैसे ही हम ऑप्शन बाइंग में मैम स्टॉप लॉस ले रहे हैं हार्डली 10-12 पॉइंट का। 10-12 पॉइंट का। ऑप्शन सेलिंग में तो उससे भी कम होने वाला है आपका। क्योंकि मार्केट क्या होता है, जब वापस भाग के टूटती है ना, तो उतना इम्पैक्ट नहीं आता। क्योंकि आप कभी भी नोट करिएगा कि अगर कोई ऑप्शन टूटा है, एकदम से कोई प्राइस ₹80 है, वो 65 हो गया या आपका 60 हो गया। अब प्राइस को ना डबल एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उसको वापस से 80 पे बिल्कुल। जाने के लिए, राइट? तो इस वजह से ऑप्शन सेलिंग जो होती है ना, वो ज़्यादा प्रेफ़रेबल होती है, अगर डायरेक्शन भी आप कर रहे हैं इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे के अंदर। हाँ जी। ये तो अब ऑप्शन बाइंग की बात होगी, ऑप्शन सेलिंग की होगी। अब हाँ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या करना है? अच्छा, ठीक है। तो मैम देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में आप अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपको यहाँ पर एक छोटी-सी चीज़ और हाँ जी। आपको मुझे बतानी थी, एक इनपुट देना था मुझे इसके अंदर। इसमें एक चीज़ और बनती है, जिसको हम एसएल हंटिंग बोलते हैं। जनरली ये ट्रेडिंग में एक चीज़ होती है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे ना स्टॉप्स होते हैं, ओके? तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ कि मार्केट ना बिल्कुल सब कुछ सही कर रही है। जैसे आप अगर यहाँ देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, इधर मार्केट ने जैसे जहाँ पर हमने बाइंग प्लान की थी, मार्केट पूरी घूम गई और इस ज़ोन के पास ये आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल जो है, इसने एसएल हंट किया है। किसके नीचे एसएल हंट किया है? इस कैंडल के नीचे। तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी एंट्री बनी है, ओके? और ये एंट्री कब आई है? ये एंट्री आई है हमारी ब्रॉन्ज फेज में, जहाँ पर हम कम क्वांटिटी में काम कर सकते हैं, ओके? 2 बजे के हाँ, आसपास। तो अब ट्रिक ये है कि अगर आपको ब्रॉन्ज फेज में काम करना है, आप जॉबर हो, कुछ हो, तो आप एक ही टाइप से प्लान करिए, और वो है जब भी कोई भी एसएल हंट्स होते हैं, आप तभी आप प्लानिंग बनाइए, नहीं तो आप प्लानिंग ना करें, ओके? मतलब इसका ये है कि जैसे ही ऑब्वियस सेटअप्स लेकिन ब्रेक होते हैं। मुकुल जी, मैं ये जैसे आपने ये रेड और ये ग्रीन कैंडल है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? ये एक तरह से रेड कैंडल नीचे आई 20 और 10 दोनों ही हाँ जी, कैंडल हाँ के, जी, हाँ राइट? जी, हाँ जी। तो आपके हिसाब से यहाँ एंट्री कब बनती है? मैं बताता हूँ, देखिए, अब होता मैम ये है कि ओवरऑल डायरेक्शन आपके हिसाब से क्या है? अगर मैं इसको हटा दूँ, मैं बस इतना आपको बताऊँ, इतना अगर आप देखेंगे अप है, तो मैम सबसे पहला बायस आपका अप ही रहेगा। हम लोग सबसे पहले अप ही देखेंगे, हम कभी भी डाउन नहीं देखेंगे। अगर बायस अप है, रिवर का फ्लो अप है, तो हम पत्थर भी उसी तरफ फेंकेंगे, हमें पता है कि वो पत्थर उसी तरफ निकलेगा, हमें वापस मुँह पे नहीं मारेगा, राइट? तो अब हमारा काम क्या होता है, अगर हमें 2 बजे के बाद स्पेसिफिकली, ये आफ्टर 2 पीएम ही आप यूज़ करोगे मोस्टली, क्योंकि बहुत अच्छा काम करता है। 2 बजे के बाद सबसे ज़्यादा एसएल हंटिंग होती है, क्योंकि आपको 220, 230, 3 पीएम, 245 सब स्ट्रैटेजीज़ बना रखी हैं। सब में एक बहुत कॉमन चीज़ होती है, जब भी कोई भी इस टाइप की रेड कैंडल बनती है ना, लोग उसपे शॉर्ट्स बनाते हैं। सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी है, एक्चुअली राइट? यही होगा क्योंकि हाँ जी, सुबह से मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया है, हाँ जी, कंसोलिडेट किया। हाँ अगर जी। कोई ये बॉक्स बना के चलेगा, मतलब हाँ, ये जो ये वाला ये बॉक्स हाँ, बनाया है और उसका ब्रेकडाउन हुआ उसका है, ब्रेकडाउन हुआ तो इट मींस कि मार्केट नीचे नीचे जाएगी। जाएगी। ये लोगों का होता है। इस हाँ, चीज को कंट्रोल कैसे किया जाए? हाँ, तो मैम क्योंकि अभी तो ये जी, चार्ट्स बन गए हैं, हाँ, हाँ। लेकिन लाइव मार्केट में साइकोलॉजी ऐसे ही वर्क कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैम ये वाला जो ट्रेड था ना, मैंने लाइव पे लिया था ये वाला, ठीक है? तो मैंने इस पे रिकॉर्डिंग भी डाली थी, तो मैं उसका ही आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। तो होता क्या मैम, अगर आपको इससे बचना है ना, सबसे पहले एक चीज़ आप करिए कि आप ट्रेंड को पहले नोट कर लो। ट्रेंड ट्रेंड अप है, अपवर्ड है। बिल्कुल सही। तो अब हम लोग सारे ट्रेड अप ही देखेंगे सबसे ठीक पहले। है, हम लोग ठीक है। डाउन तब देखेंगे जब अगर ये कैंडल फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे जाती है और ये वापस एक हाफ हार्टेड पुल बैक देती है, जैसे ये रेंज बन गई, रीटेस्टिंग करी इसने। रीटेस्टिंग, उसके बाद ही हम लोग सेलिंग करेंगे, नहीं तो हम नहीं करने वाले। मतलब ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हाँ जी, एसएल कैसे अवॉइड किया जा सकता है। हाँ जी, ये कैंडल बनी, हाँ जी, ये कैंडल बनने के बाद अगर इस कैंडल का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है हाँ जी, तो ट्रेड नहीं लेना नहीं, है नहीं लेना। टिल द टाइम। ये जो आपने ब्लू लाइन बना के हाँ रखी है जी, हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली एक हाँ बॉक्स सा जी, बना ले, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जब जी, तक इसकी रीटेस्टिंग नहीं होती हमने नीचे की तरफ नहीं नहीं बैठना, लेना ट्रेड जी, क्योंकि इंट्राडे में जो ट्रेंड है वो टोटली ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो परफेक्ट। हमारा बायस अप रहेगा, ये बहुत क्लियर चीज़ है जो लोगों को समझनी पड़ेगी ये कि यार। समझनी पड़े। और ये चीज मुझे लगता है कि जैसे आप इतने सालों से इस चीज पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ जी, तो ये तभी आ सकती है, ऐसे नहीं आ हाँ जी सकती। मैम, तो वो जितना इन सब पे लॉसेस लिए ना, तो तभी समझ में तब आया भी है समझ कि आएगा हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, लोग जनरली ये यहाँ जब कंसोलिडेट हुआ है हाँ पूरा, जी, ये बॉक्स बना के चलेंगे हाँ और जी, जैसे ही इसका वो कटेगा लोग ट्रेड लेंगे। हाँ जी, बट वो नहीं लेना है। अगर कटता भी है तो यू हैव टू वेट फॉर द हाँ जी, हाँ रीटेस्टिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जी,
तो अब ये इसमें इस टाइम पे 2 बजे के बाद ऐसे एसएल हंटिंग ट्रेड्स आपको बहुत मिलेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी में अगर आप ब्रॉन्ज फेज में काम करते हैं तो आप हाफ क्वांटिटी में काम करिए, ओके। और आपको इसमें जैसे ही इसको एसएल हंटिंग ट्रेड मिलता है ना, जैसे ही मासेस का स्टॉप लॉस कटता है, एक ट्रेडर थे जिनका नाम था डॉक्टर डेविड पॉल। ओके तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि माई एंट्री इज़ वेयर मासेस हैव देयर स्टॉप्स। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैम मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक शॉट बनाया और उनके स्टॉप्स यहाँ पर थे और हमने एंट्री यहाँ पर प्लान की। ऑलराइट, इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग। और एसएल हंटिंग कैसे पता चलती है आपको? जो फटाफट रिवर्स हो जाए। इसने टाइम नहीं लिया, इसने फटाफट कर 10 मिनट में अगर हाँ 5-5 मिनट की कैंडल है तो जो ये आपकी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी बन गई एक हाँ तरह जी की, हाँ जी हाँ जी और ये बनते ही इसने अपना तुरंत ले लिया। हाँ जी हाँ जी, तो उसने प्रॉपर अपना कर लिया। अब इसमें जनरली लोगों के दिमाग में क्या होता है, जैसे ही काफ़ी ऊपर तक गई थी, ये ऊपर तक गई थी, काफ़ी ऊपर तक गई थी। इसमें मैंने ऑलमोस्ट कुछ 218 या 200 नहीं 214 पे मैंने बाइंग की थी और मैं निकल गया था इसमें 228 के पास और ये गया था 264 तक, 330 तक ही 264 तक गया था। हम इतना लंबा नहीं प्ले कर सकते, हमें यहाँ पर 10-15 पॉइंट ही निकालने हैं, क्योंकि मैम जैसे जैसे फेजेस आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपके टारगेट्स कम होते जाएंगे। और कई बार मैंने देखा है कि ना ऑप्शन में स्पेशली हम अगर 15 पॉइंट नहीं लेते ना तो भी वो वही घूमता रहता है, हाँ जी अगर हाँ जी, प्राइस बढ़ भी रहा होता है तो ऑप्शन वही रह वही जाता घूमता रहता है। जी 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 जी, तो यहाँ पर भी ये चीज़ हुई थी। इसमें डाइवर्जेंस बना था, जब ये ऊपर गया था ऑप्शन नहीं गया ऊपर, बाद में ऑप्शन ऊपर गया है। है। ओके, इनिशियल में ऑप्शन ऊपर नहीं गया था। डाइवर्जेंस कौन सा बना था इसमें? मैम इसमें मैं एक बार एमएसीडी का डाइवर्जेंस नहीं था? नहीं नहीं मैम, इसमें डाइवर्जेंस ऐसे था कि ये जो आपका जो स्टॉक देख रहे हैं आप, ये प्राइस यहाँ से ऊपर गई, इसने बेसिकली इसको क्रॉस किया, इस रेंज को क्रॉस किया इसने, ठीक है। ऑप्शन ने क्रॉस नहीं किया। ओके ऑप्शन ने ये प्राइस क्रॉस ही नहीं की थी, इसके पास ही घूम रहा था नीचे की तरफ। तो मुझे डाउट होने लगे, मैंने सौदा काट दिया। उसके बाद इसने थोड़ा सा डिप लिया और ये ऊपर निकल गया, तो ऑप्शन भी बहुत अच्छा भागा था, बट मुझे वो चीज़िंग करनी नहीं है। हमें तो अपने 15 पॉइंट निकालने हाँ, हैं, मोटा 15 पॉइंट माटी निकाले 15 और हम से निकल 20 गए। निकल जाए तो बहुत बढ़िया हाँ जी है। हाँ जी हाँ जी और उसके बाद हमने कहीं जा रही है मार्केट नहीं हाँ लेना, जी हाँ जी हाँ जी, तो फोमो में ट्रेड नहीं लेना। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। और जैसे जैसे फेजेस में हम आगे जाते जाएंगे, टारगेट्स आपके कम होते जाएंगे। आप टारगेट्स जो इनिशियल गोल्डन फेज में एक्सपेक्ट करते हो 20 25 30 पॉइंट, वो सेम एक्सपेक्टेशन आपके ब्रॉन्ज फेज में नहीं होनी नहीं चाहिए, हो क्योंकि सकती। मार्केट थक चुकी है और आप भी थक चुके हो, क्योंकि जो आप एक्टिव थे मॉर्निंग आवर में, अब आप नहीं हो उतने एक्टिव, तो आप मे बी लॉसेस करो, मे बी आपको हर जगह सेटअप दिखेंगे। तो आपको बस एक ही सेटअप देखना है, 10-20 में जैसी एसएल हंटिंग होगा 2 बजे के बाद आप वही ट्रेड लेंगे, नहीं तो आप नहीं लेंगे, नहीं लेना। अगर आपको ब्रॉन्ज में काम करना है। ठीक है। बाकी सब में जो मैंने आपको बताया वो टिप्पे की वेट करेंगे, एंड वहाँ पर आप जैसे कोई पुल बैक, रिट्रेसमेंट जो भी कुछ आता है वहीं पर ट्रेड करेंगे। एवरेजेस के पास। हाँ, मूविंग एवरेज 10-20 मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल वाली, उसी पे हम लोग काम करेंगे। और इसमें अगर हम सेलिंग की बात करें तो वापस से जैसे ही कोई बाउंस आएगा मूविंग एवरेज तक, हम वहाँ पर काम करेंगे, अगर इसमें सेलिंग की बात सेलिंग करें। की बात। हाँ जी, और स्विंग ट्रेड के लिए कैसे यूज करेंगे? स्विंग ट्रेड में हम लोग क्या करने वाले हैं मैं बताता हूँ आपको। इसके स्विंग अंदर ट्रेड किस में करेंगे आप? मैं स्टॉक्स स्विंग में ट्रेडिंग करेंगे? स्टॉक्स में मैम, क्योंकि मैं ऑप्शंस में स्विंग ट्रेड करता नहीं हूँ और ना ही मैं सजेस्ट करता, बिकॉज ऑप्शन स्टॉक ऑप्शंस में ना बाइंग में कोई पैसे नहीं कमाता। ऐसा है, रात को कोई ट्वीट आ गया, हाँ जी कुछ लॉ आ गया, हाँ तो जी अगले दिन मार्केट का तो कुछ पता ही नहीं हाँ होता जी है, हाँ तो जी हाँ बेटर जी, है कि चांस तो लिया ही ना मत जाए। करो आप। और दूसरी बात ये है कि मैम लोगों को ना ऑप्शंस के अंदर ना हिसाब नहीं होता है कि उनको रिस्क कितना लेना है, तो वो रैंडमली 1 लाख रुपए ना, तो वो ऐसे लेते हैं कि मेरा लाख रुपए पूरा इसमें इन्वॉल्व हो जाए, वो रिस्क चेक नहीं करते हैं कि ऑप्शन का लॉट साइज होगा 3000 का, 1000 का, या जितने का भी है, वो उसको डिसाइफर ही नहीं कर पाएंगे, और फिर लॉस जब बड़ा हो जाता है, फिर हर स्ट्रीम पे वो पूछ रहे होते हैं कि मेरा इतना लॉस हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं हर जगह वो पूछ रहे होते हैं, तो हमें वो सब नहीं करना, हमें उस जगह जाना ही नहीं क्या है। नहीं, तो आप हाँ स्विंग जी, ट्रेडिंग जो करते हैं स्टॉक्स में करते हैं, स्टॉक्स में और इक्विटी। उसमें आप कैसे यूज करते हैं इसको? ओके, तो मैम देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेता हूँ, और मैं जैसे उसमें कि आप डेली लगाते हैं हाँ इसको? डेली पे मैम, डेली पे, या आप अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 4 आवर कर सकते हैं, 4 आवर ठीक है ना, तो आप डेली पे काम कर सकते हैं। मैं अभी आपको 1-2 स्टॉक्स दिखा भी दूंगा जो बन रहे हैं, कर रहे हैं। तो जैसे कि एक स्टॉक हम जैसे बजाज फाइनेंस खोल लेते हैं, ये मेरा फेवरेट मुझे स्टॉक। बड़ा डर लगता है। तो मैम हमारा काम बड़ा सिंपल होता है इसमें। अभी तो ये देखा जाए काफ़ी बड़ा अच्छा खासा मूव कर गया है ये, बहुत अच्छा ठीक है। मूव किया है। हाँ जी, मैं एक बार आपको मैम और कोई बेटर स्टॉक दिखाता हूँ, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा मूव कर गया है। एक काम करते हैं, मैं स्कैनर खोल लेता हूँ, मैं यहाँ पर डेली कर लेता हूँ उसको, एंड लेट मी ओपन अ स्कैनर। ये ट्रेडिंग व्यू का एक स्कैनर है। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं रीबाउंड बोलता हूँ। ये हमारा इसमें काम क्या होता है, हमें ना वो स्टॉक्स इसमें चाहिए होते हैं जो रीबाउंड कर रहे हैं, ट्रेंड अप है, अब वो मूविंग एवरेज पे आ रहे हैं, तो हमें वही स्टॉक्स ढूंढना है, हमें और कुछ स्टॉक ढूंढना ही नहीं है। तो जैसे ये EIH होटल्स हैं आपके, तो इसमें मैम मेरा काम बड़ा सिंपल है। मुझे चाहिए
कि कोई भी जो स्टॉक यहाँ पर आएगा ना वो ट्रेंड कर रहा हो ऊपर, उसका ट्रेंड ट्रैजेक्टरी ऊपर हो, अभी बस वो टिप्पा लेने आया, बेसिकली छोटा सा पुल बैक लेने आया। जब तक मुझे वो स्टॉक नहीं दिखेगा ना, मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ओके, तो मुझे EIH में आप देख सकते हैं रैंडमली स्विंग सिक्स ट्रेडिंग आप कितने दिन को होल्ड करते हैं अंदाजन? मैम हफ्ता भर बहुत होता है। मैं भी हफ्ता भर या 10 दिन में आपको ना ऑन एन एवरेज किसी स्टॉक ने चलना होता है ना, आपको रिटर्न दे जाता है, तो आप उसमें निकाल सकते तो आप प्रॉपर आप मतलब जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स ही प्रेफर करते हैं, मिड कैप में भी कर लेते हैं। हैं? मैम मैं कर लेता हूँ, मेरा मेरा मेन क्राइटेरिया होता है, मुझे 2 से 3 लाख से ऊपर की वॉल्यूम चाहिए होती है दिन की, ठीक है। मुझे वो चाहिए होती है। और अगर ऐसा कोई स्टॉक आ गया जिसमें एवरेज वॉल्यूम ही आपकी लेट्स से 50,000 है, 40,000 है, बट अभी 1-2 दिन से ना 2-2.5 लाख वॉल्यूम आ गई है, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ हो सकती है, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ। मुझे एक मैनिपुलेट भी हो सकता हाँ जी, हाँ जी, तो वो चीज़ है, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ, मैं उसमें काम नहीं करता हूँ। मुझे चाहिए, मैंने जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम 70K कर दी है। 1 सेकंड सॉरी, मैं इसको ना इसको मैं कर देता हूँ 2 लाख, ओके, 200,000 कर दिया। तो अभी आप ये देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ से हट गए हैं। सो मैम आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्कैनर ऑन कर दिया है। ठीक है। स्कैनर बहुत सिंपल है, स्कैनर का काम क्या होता है, मुझे थोड़ा सा मैनुअल देखना पड़ेगा यहाँ पर। मेन चीज़ क्या है मैम, मुझे चाहिए कि कोई भी स्टॉक ना इस टाइप के ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड अप में? ट्रेंड में, और उसके बाद ना ये टिप्पा खाए यहाँ पर, और यहाँ पर एक अच्छी कैंडल, तब मैं काम करूँगा उस पे। ओके, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत छोटी सी कैंडल है, तो मैं भी थोड़ा सा इसमें इंतजार करूँगा। मुकुल जी, स्विंग ट्रेडिंग में आप कोई ऐसा पास्ट में स्टॉक दिखाइए जिसमें आपके सेटअप ने एक आपको अच्छा रिटर्न दिया हो, से 5-6 मंथ्स बैक। ओके, सो मैम अगर आप जैसे, मैं आपके सामने पेटीएम का एक चार्ट दिखाता हूँ। ठीक अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, जो डे ट्रेडिंग में था, वी वांट अ ट्रेंड एंड अ डिप, है। यस। राइट? यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं, हमें ट्रेंड चाहिए और डिप चाहिए। ठीक है। इसको रीबाउंड बोलते हैं। हम वहाँ पर रिट्रेसमेंट बोल रहे थे क्योंकि बहुत छोटा टाइम फ्रेम था, यहाँ पर हम रीबाउंड बोल रहे हैं क्योंकि मार्केट जब जो मेन पैसा बनता है, हमारी जो इंडियन मार्केट्स होती है ना, उसमें सेलिंग अलाउड नहीं है। मतलब आप ऑप्शंस में सेलिंग सॉरी इक्विटी में सेलिंग सेलिंग नहीं कर सकते। इट इज ओनली बाय ओनली मार्केट। ओके, तो यहाँ पर ना जब ट्रेंड्स आते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े आते हैं। अगर आप कभी चाइनीज इकोनॉमी या चाइनीज स्टॉक मार्केट से इसको कंपेयर करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े ट्रेंड्स मिलेंगे। बिकॉज आपको सेलिंग अलाउड ही नहीं है, तो आप हाँ, डिप्स अलाउड पे ही बाय नहीं ही है। करोगे। हाँ, राइट। तो यहाँ पर बाइंग बहुत अच्छी होती है। तो जैसे आप ये देखेंगे, यहाँ पर ये पेटीएम है, ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। ओके, आप यहाँ पर देखिए इतनी अच्छी रिट्रेसमेंट आई है यहाँ पर, और जैसे ही आपको एक बड़ी अच्छी कैंडल मिलती है, जो मैं आप बोल रहा था, बुलिश एनगल्फिंग आ जाए, कुछ आ जाए, मॉर्निंग स्टार आ जाए, जैसे ही कुछ ऐसा बनता है, आप लोग यहाँ पर बाइंग कर लेंगे। ये सेम चीज़ बार बार हो रही है, बट मेक श्योर जब भी कोई बड़ी कैंडल आए, उस पर बाइंग नहीं करनी है। ठीक है। बड़ी कैंडल का प्रॉब्लम क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता बड़ा है। हो जाता है। हमें मेक श्योर करना है कि अगर कोई बड़ी कैंडल आ जाती है, लेट इट रिट्रेसमेंट कम, तब काम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम जैसे ये था, ये ग्रीन वाली आपकी ये बड़ी कैंडल आई, ये राइट? वाली, हाँ जी, तो ठीक है। आपने, अगर हम रिट्रेसमेंट की वेट करें, तो हम इसके आसपास कहीं पे हम ट्रेड हाँ, अब करेंगे। जैसे ये जैसे ही ग्रीन कैंडल आ गई ये वाली, ठीक है ना, हाँ। हमने यहाँ पर बाय कर लिया, और मेक श्योर जो स्टॉप लॉस है ना, वो हम लोग इसके नीचे रखेंगे, बड़ी कैंडल के हाँ, नीचे। क्योंकि अगर अगर इस वाली कैंडल का रखते तो वो हिट हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी, हमें मैम स्विंग ट्रेडिंग में ना हमें स्पेस देनी पड़ेगी, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि इसमें क्या होता है, बीच बीच में ना मार्केट्स क्या करती है, जानबूझ के ना वॉल्यूम ड्रॉप्स करवाती हैं, कुछ आगे पीछे न्यूज आ जाती है, कुछ ना आता है, जिससे वो चाहते हैं कि आपके पास जो शेयर है ना, आप बेचो, जिससे जो स्मार्ट मनी है वो बेटर प्राइसेस पे उसको खरीद ले। अब जैसे अगर हमने यहाँ पे बाइंग करा होता है, ठीक है? अब द पॉइंट इज, इसमें लेकिन अच्छा वेट करना पड़ेगा, 7-8 दिन की वेटिंग हो गई आराम से। आराम से, तो इसमें दिस इज अ पेशेंस गेम। हाँ जी, स्विंग ट्रेडिंग पेशेंट गेम है। आप लगा लीजिए 7 डेज टू 1 मंथ भी आपको वेट करना पड़े, क्योंकि जब आप ट्रेंड राइड करते हैं, जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे ना आ जाए, जब तक आप इसमें प्ले कर सकते जैसे अगर हमने यहाँ बाय किया, से फॉर हाँ। एग्जांपल, इसके हाई पे हमने बाय कर लिया, हैं। ठीक है। इसके हाई पे बाय करने के बाद हमारा एसएल ये रहा, तो यहाँ हाँ एसएल जी। नहीं कटा हमारा, हाँ जी, हाँ जी। और हमें जो एक एक्चुअली अच्छी रिटर्न मिली, हुँ। वो हम देखें तो यहाँ तक हमें मिल गई है। हाँ, आराम से ऊपर तक हमारी यहाँ पर ऑलमोस्ट 1026 तक हमारी रिटर्न्स आ रही है। तो अगर आप यहाँ 10 पर से 11 ट्रेडिंग सेशन में। आराम से अगर मैम 10 से 11 भी नहीं बोलूँगा मैं, जैसे ये 23 अक्टूबर है और 12 दिसंबर, आप इतना लेके चलिए, ऑलमोस्ट 1 महीना आप बैठे स्टॉक में, बट द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मेड 720 से लेके आपने ऑलमोस्ट मतलब 300 साढ़े 300 पॉइंट आप निकाल रहे हैं। तो मेन यहाँ पर एम क्या है कि अगर आप अच्छे स्टॉक में एंटर कर जाते हैं, सिंपल डिप है ये, आपको डिप की वेट करनी है, आपको वहां पर बाइंग करनी है, दैट इज इट। एंड दैट्स नॉट अ अब्रप्ट डिप। आपने बता दिया हाँ, कि मूविंग एवरेजेस के आसपास अगर डिप हाँ आती है जी, और हाँ जी, ट्रेंड अपवर्ड है, तो आप अपनी बाइंग वहां प्लान हाँ कीजिए। जी, हाँ जी, वो और थोड़ा सा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस और बैक हाँ जी, टेस्टिंग से आएगा। हाँ जी, हाँ जी, और मैम इस स्ट्रैटेजी का बेस्ट पार्ट क्या है कि ऑलमोस्ट स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड्स कम बनते हैं एज कम्पेयर टू आपका एग्जैक्टली। तो आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। आप अगर कुछ पुराने ट्रेडर्स देखेंगे,
जो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके पास ना इस टाइप के टूल्स बहुत कॉमन होते हैं, जहाँ पर मूविंग एवरेज पे डिप्स पे बहुत ट्रेड करता है। ये अमेरिकन, आप अगर आपको किताबें पढ़ेंगे 1980s से, वहाँ पर ये बहुत कॉमन है वाली स्ट्रैटेजीज, ये आपकी रिबाउंड वाली, तो हम ये आप देख सकते हैं। तो ये बार बार ट्रेड्स बनते हैं, जब भी आपको कोई रिबाउंड का स्टॉक मिलता है, दिस इज व्हाट यू कैन डू। चलिए वापस चलते हैं हम हाँ जी। अपने पॉडकास्ट में। हाँ जी। वापस आ गए हैं दोस्तों। आपने देखा किस तरह से इन्होंने हमें 3 स्ट्रैटेजीज बताई स्क्रीन पर। पहली हमने समझा ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं, दूसरी हमने समझा ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रैटेजी, और तीसरी स्विंग कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि तीनों ही स्ट्रैटेजी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन जो हमने स्क्रीन पे देखा दोस्तों वो पीछे की बातें हैं, हमें नहीं पता आगे ऐसा होगा या नहीं होगा। मार्केट बिहेवियर कभी भी चेंज हो सकता है, मार्केट डायनामिक्स कभी भी चेंज हो सकता है। फिर मैं यही कहूँगा, पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके खून पसीने मेहनत की कमाई है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर रहे हैं। ट्रेड आपको अपने विवेक से लेना है, अपने सोच समझ के लेना है, और यदि आप रिस्क के लिए तैयार हो तभी ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि हमारा कहीं भी कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है, और यहाँ लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आशा करता हूँ आज काफ़ी लर्निंग मिली आपको मुकुल जी से। इसी नोट पे कि इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, बताया, और अपने सबसे बड़ी बात की स्ट्रैटेजी को साझा किया, जो कि हर आदमी नहीं करता है, क्योंकि हर आदमी को ऐसा लगता है कि मैं छुपा के रख लूँ, क्योंकि इससे तो ये दिस इज़ माय कैश काउ। तो कोई भी अपना धन अर्जित करने वाली चीज़ नहीं शेयर करना चाहता, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम कि इन्होंने हमें अपना सारा बिल्कुल सत्यापित होके या बिल्कुल सत्य उससे दिखाया, अपने अच्छेपन से दिखाया। धन्यवाद देते हैं मुकुल जी का, मेरी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से, और पूजा जी भी, आप भी धन्यवाद कर दीजिए थैंक उनका। यू थैंक यू, मुकुल जी, थैंक यू थैंक सो यू, थैंक मच। यू, थैंक यू सर। थैंक यू।